अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफॉर्म भी वजी के एपिसोड के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आज हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर जावेद, जो कि एक सोशल साइंटिस्ट हैं। पिछले काफ़ी सालों से वो साइकोलॉजी और दीगर टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं और साथ साथ वो एक इदारे में पढ़ा भी रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैं कह रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से। तो इस हवाले से आ, हम डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली हमारी मुराद क्या है। तो उस वाले से मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट में बता सकें कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय सेल्फ अवेयरनेस, ताकि फिर उसकी सिग्निफिकेंस पे हम बात कर सकें। ओके सर, सेल्फ अवेयरनेस से जो मुझे समझ में आया वो द वे आई एक्चुअली सी इट कि आपको ये पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सोर्स ऑफ योर इंटरनल मोटिवेशंस, आपकी ज़रूरियात क्या हैं। आपकी एक कॉन्सेप्ट है वूंड्स का। ठीक है, इंसान को चोटें लगी हुई होती है बहुत सारी, और बहुत सारी चोटें हील हो चुकी होती हैं और बहुत सारी चोटें इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग होती हैं। और तो वो इंसान को पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चोटें लगी हैं। तो बहुत सारी चोटें जो फिजिकल है मिसाल के तौर, वो तो आपको पता होंगी। बट बहुत सारी आपकी जो वुंड्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, और वो सम टाइम आपको उनका पता नहीं चल रहा होता कि वो किस तरह आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो उनका जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्हाट हैपेंस कि अगर कोई चीज उसको हिट करती है, कोई जख्म है और कोई चीज उसको हिट करती है, ये साइकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं ट्रिगर किया आपको किसी चीज का। तो ऑफन टाइम व्हाट हैपेंस कि कोई वो वूंड जो है साइकोलॉजिकल एक होता है आपके सिस्टम में, और उसके बाद फिर आपका एक बहुत अनयूजुअल किस्म का ओवर रिएक्शन एक आता है। आप ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं, अंडर रिएक्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको वो अंडर रिएक्ट मतलब रिएक्शन दिखाना चाहिए, वहां पे आपने रिएक्शन नहीं दिखाया। तो हम्म। जिस तरह का बिहेवियर आप चाह रहे हैं किसी भी सिचुएशन में हो, अ, तो ऑफन टाइम हमारे जात के अंदर बहुत सारी ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही होती है जो वो बिहेवियर नहीं दिखा पाते उस एक्टिविटी की वजह से। एंड ऑफन टाइम वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। इसकी वजह से या तो हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या फिर अंडर रिएक्ट कर जाते हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस इज दिस जर्नी, जिसके अंदर हम ये समझेंगे वो बिहेवियर बेसिकली आके दस रहा है, और जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर पा रहे, Okay, राइट। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सही है। तो तो लोगों को समझता है कि लोग समझते हैं कि बहुत सारा जो उनका एक्टिविटी है, जो भी पूरे दिन में परफॉर्म कर रहे हैं, या जो जो भी इनके बिहेवियर्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्शियसली उनके कंट्रोल में है। हम्म। और सारी एडवाइस आपको मिल रही होती है इधर उधर, वो भी इस तरह की असम्पशन होती है उसके पीछे के आप एक एडवाइस पढ़ेंगे और उस एडवाइस को समझ लेंगे और फौरन से उस पर अमल भी शुरू कर देंगे। किसी किस्म का इंटरनल आपकी जात के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी उसको। तो वो रेजिस्टेंस लेकिन अक्सर आती है, और हम अ, वो कोई आदत हमने चेंज करनी हो, या कोई एडिक्शन हमने उससे जान छुड़ानी हो, या कोई हमारी कोई ऐसी हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो खिलाफ शरीयत हो, जो हम ना चाहते हो कि हम करें, बट हम नहीं उसको छोड़ ना पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। लोग समझते हैं कि हम रैशनली उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लेंगे, ये समझ लेंगे कि भाई देखें आखिरत में इससे हमें सजा मिलेगी काम करके, और हम ये समझने के बाद उस काम को छोड़ देंगे। हाँ, तो रियलिटी में ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं होता। पाता, राइट। और हम्म। वो अ, लोग फिर ये समझ भी नहीं पाते कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। असल में फॉर राइट, एग्जाम्पल तो मैं सेल्फ अक्सर अक्सर मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ। अक्सर मैं एग्जांपल ठीक है। देता हूँ स्मोकिंग की, फॉर एग्जांपल ना। तो हाँ हर हाँ, हर स्मोकर को पता है कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, लॉजिकली इसको पता इट्स है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट स्टिल इज अनएबल ठीक टू। है। हाँ। हाँ, वो नहीं छोड़ पा रहे होते उसको। हाँ। राइट। ठीक है, तो बहुत सारी एडिक्शन है, ऑफ कोर्स स्मोकिंग भी है। उसके अलावा कोई भी, मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि हम पोर्नोग्राफी जो है वो हम एडिक्शन हो गई पोर्नोग्राफी, हम्म। और हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम क्या करें। हालांकि सबको पता है कि ये चीज सही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एडिक्शंस भी हैं, पर आपकी मोटिवेशंस के इश्यूज होते हैं। आप कुछ करना चाह रहे हैं जिंदगी में, लेकिन मोटिवेशन नहीं हो रही। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक मसला है, मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ मतलब वी वांट टू डू समथिंग, हम्म। बट वी कैन नॉट। मतलब हम समझ में नहीं आ रहा कि मोटिवेशन क्यों नहीं हो रही। वो भले वो आपने जिम ज्वाइन करना हो, या फिर कोई आपने हैबिट डेवलप करनी हो, या फिर कोई और अच्छी कोई बात रूटीन में लानी हो,
मिसाल के तौर पे रीडिंग हैबिट लोग डेवलप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही होती, वगैरह वगैरह। आप यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स। राइट। सो अगर इसको हम ठीक है, तो वो जो जी रेजिस्टेंस जो आ रही है ना, वो क्यों आ रही है, तो सही वो है। ऐसे ऐसा क्या हो रहा है हमारे अंदर, हम्म। दैट इज अलाउइंग अस। और अगर हम कोई कोई काम हम कर रहे हैं और हम नहीं करना चाहते, तो वो मोटिवेशन की तरह से आ रही है उस काम को करने के लिए। तो वो सारी चीजें जो अंदर हो रही है, दैट इज बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस। राइट। सो अगर इसको उसको समझना है बेसिकली सेल्फ तो अवेयरनेस। अगर इसको हम समराइज करें, लेट्स से फॉर अ टीनेजर, तो हम इसके इस तरह जी हम कह सकते हैं कि ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं बिहेवियर को क्यों कर रहे हैं, या अगर कोई बिहेवियर करना वो क्यों चाह कर रहे रहे हैं हैं। नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, या कोई बिहेवियर छोड़ना चाह रहे जी हैं अगर क्यों नहीं छोड़ पा रहे, और किस तरह से हाँ जी हमारा वो पार्ट जो बियॉन्ड हमारी कॉन्शियसनेस है वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको समझना, हाँ उसके वाले से करेक्टिव एक्शंस लेना। क्या हम ये कह सकते हैं? exactly। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, चलें, इसकी एक डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली हाई लेवल पे। तो अब सवाल ये आता है कि आजकल का इंसान वैसे ही इतना बिजी है, 100 झमेले हैं इसकी जिंदगी में बिजली का बिल है, और जी बाहर ट्रैफिक के मसाइल हैं, 10 और फैमिली के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो क्यों अपना सर खपाए और क्यों सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर टाइम लगाए? तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाई शुड अ पर्सन बिकम मोर सेल्फ अवेयर? मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आपके अपने बिहेवियर की वजह से होते हैं। मतलब बिजली की बिल की बात की एग्जांपल दी ना आपने, हम्म। तो अब उसके अंदर बहुत सारी आपकी अपनी हैबिट्स हैं। आप पंखा जला के भूल के चले जाते हैं। पंखा आपने जलाया कमरे में और उसके बाद फिर आप बाहर निकले और पंखा इससे जल रहा है। ठीक है, हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि भाई पंखे बंद करो, जहाँ पे जिस जिस कमरे में नहीं बैठे हो वहाँ पंखे नहीं चलने चाहिए। या फिर आप ने अननेसेसरी कुछ अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मतलब होता है ना, लोग शो ऑफ के अंदर भी बहुत सारी चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइटें लगाई हुई हैं। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिक्वायरमेंट, और अगर आप कोई अननेसेसरी कोई चीज वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफन टाइम व्हाट हैपेंस के लोग जो है वो अपने बिहेवियर्स को थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे करना करके अपने बिजली को बिल को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते वो चीज। ठीक है, या फिर अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी, मतलब मैं अपनी ट्रैफिक की मिसाल देता हूँ कि मैं बहुत पहले तेज गाड़ी चलाता था। तेज गाड़ी चलाने के लिए आपको हैवी फुड यूज करना पड़ता है। हैवी फुड का मतलब है कि आप ज्यादा पेट्रोल बर्न करेंगे। ऑलराइट, तो अगर आप पेट्रोल की कंजम्पशन कम करना चाहते हैं तो गाड़ी आपको स्लो चलानी पड़ेगी। ठीक है, जब मैं स्लो चलाता था तो मुझे गुस्सा आता था कि यार ये क्या बकवास है। ऑलराइट, तो वो मोटिवेशन जो है ना, उल्टा बहुत तेज चलाने की होती थी, और वो स्लो चलाना बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए, और वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। खास तौर पे अगर रास्ता मुझे नजर आ रहा है और सामने अगर दो तीन गाड़ियां हैं, तो मेरे लिए अभी भी जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे लिए इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू रेजिस्ट, कि मैं आराम से सुकून से चलता रहूं और मैं ओवरटेक ना करूं। तो वाई दिस इज हैपनिंग। और ऑफन टाइम ऐसा भी होता है कि इस तरह के मामलात के अंदर आप कोई रिस्की काम भी कर जाते हैं। ठीक है, कंबाइंड फैमिली का मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्ट है। कंबाइंड फैमिली में अगर आप रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें शेयर हो रही होती हैं। और तो अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो सब्सिक्वेंटली आपको बिजली का बिल ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर आपको यूज करनी पड़ रही है। तो लोग फिर साथ नहीं रह पाते, तो साथ रह रहे होते हैं, झगड़े हो रहे होते हैं। ऑलराइट, और अगर सेपरेट होने की जरूरत है मिसाल के तौर पे, अगर तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। तो तो इन सारे इश्यूज को हैंडल करने के लिए बहुत सारी जो रुकावटें आ रही होती हैं, दैट दे आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ अस, और हम उनको रैशनलाइज कर रहे होते हैं। और अक्सर ऑफन टाइम वी नॉट इवन विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी, और रादर वी आर शिफ्टिंग द ब्लेम टू समबडी एल्स कि यार ये किसी और की वजह से है, जिसकी वजह से मैं फंसा हूँ। सब इवन हम हुकूमत को भी जिम्मेदारी ठहरा रहे होते हैं कि वी आर नॉट रिस्पांसिबल, समबडी एल्स इज रिस्पांसिबल। लेट इट बी सोसाइटी इटसेल्फ, या हुकूमत रिस्पांसिबल है, या कोई भी रिस्पांसिबल है। ऑफन टाइम वी हैव द कैपेसिटी टू मेक अ डिफरेंस, बट वो हम नहीं करते। राइट, सड़क के ऊपर बहुत सारे बिहेवियर्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, अभी मैंने रैश ड्राइविंग की मिसाल दी, मतलब लोग रॉन्ग आ रहे हैं रॉन्ग चला रहे हैं गाड़ी, गलत पार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो गलत पार्किंग करते हुए आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि हाउ इट विल ट्रैफिक के फ्लो किस तरह मुतासर होगा। ठीक है, मतलब इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? तो वाई द एम्पैथी इज नॉट देयर। हम्म। तो एम्पैथी क्यों नहीं डेवलप हो पा रही? ठीक है। ऑलराइट, तो अब इसका भी ताल्लुक सेल्फ अवेयरनेस के साथ है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज
मैं बहुत डेस्परेट हूँ, अगर मेरी कुछ नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं और वो डेस्परेशन का लेवल मेरा बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली मेरा एम्पैथी लेवल नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, एंड इवेंचुअली आई विल नॉट बी एबल टू, मैं सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऑलराइट, और जितना मैं अनअवेयर हूँगा उन नीड्स से, उतना ज्यादा सर्वाइवल मोड में जाना की पॉसिबिलिटी वुड बी हायर। तो इसमें थोड़ी सी ऑफकोर्स टेक्निकल डिटेल्स हैं ठीक है। जो हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं। सही है। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बहुत सारा काम हमारे अंदर जिसका पोटेंशियल होता है वो नहीं कर पा रहे थे, तो हिडन पोटेंशियल की आप बात कर सकते हैं। लोगों में पोटेंशियल होता है, वो उसको डेवलप नहीं कर रहे होते। राइट, और मुख्तलिफ किस्म की उनकी हैबिट्स होती हैं, और वो रादर उनको डेवलप करने के बजाय दे आर रादर गिविंग सम एक्सक्यूज टू somebody else, हम्म। uh, or transferring the blame to something else. तो अब ये आई थिंक उसको आप समराइज करें, मतलब जो बहुत सारी बातें मैंने कर दी इस साथ। ठीक है। मैं तो these are some of the, अगर मैं सवाल को मैं इस तरह से फ्रेज करूं जिससे समरी भी एक तरह से हो जाएगी कि अगर हम कहें कि अगर एक बंदा लेट्स से सेल्फ अवेयर नहीं है, ठीक है ना, जी। तो क्या उसके आपको लगता है कि की कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसके एक लिस्ट की फॉर्म में अगर आप शेयर करना चाहें तो क्या आप शेयर करें? um, अगर वो सेल्फ अवेयर नहीं है, हम्म। ठीक है, तो तो इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो वो बंदा, अगर वो इस स्टेट में है कि वो खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इज हम्म। ऑलवेज ब्लेमिंग समबडी एल्स। हम्म। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में मतलब आप ये इस सेल्फ अवेयरनेस की अफादियत भी शायद इसको नहीं समझा सकते। उसकी वजह ये है कि वो खुद एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। उसमें सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट टाइप की जो साइकोलॉजिस्ट तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट कैटेगरी होती है, एक सोशियोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ्स भी होते हैं, वगैरह वगैरह। तो उनके लिए तो उनकी जात में तो कोई मसला हो ही नहीं, होता ही नहीं है। वो तो बिल्कुल परफेक्ट अज्यूम करते हैं अपने आप। ऑलराइट, ठीक है। और दे आर ऑलवेज फाइंडिंग द प्रॉब्लम इन समबडी एल्स। और दूसरी कैटेगरी जो है वो जो जिसको आप न्यूरोसिस की तरफ जो जा रही होती है, जिसमें ऑफन टाइम दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स। और वो डेफिनेटली मतलब दे ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। हम्म। और ऑफन टाइम वो अपने जरूरत से ज्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। ठीक है। और वो ब्लेम मतलब क्या कहते हैं, अ, उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो नीचे जा रहा होता है, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि दे आर डूइंग समथिंग दैट दे शुडंट बी डूइंग। और वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना बिहेवियर कैसे चेंज ठीक करें। है। उन लोगों के लिए खास तौर पे अपने आप को समझना है, और अपने आप को ये जजमेंट पास करें ना अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ। तो उस मसले से निकलने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे मस्ट अंडरस्टैंड कि वो उनके सिस्टम में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा ठीक है। तो उसमें एक चीज तो चलेंगे आ गई ना कि इसमें आपने बताया कि दो अलग अलग रवैये हैं। अगर इंसान की सेल्फ अवेयरनेस ना हो तो एक तो ये कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले और दूसरों को ब्लेम करे और वो ज़रा उसकी ज़िंदगी फिर वहीं है। पे स्टक रहेगी। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की, जैसे आपने बताया, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी लेनी है उससे ज़्यादा ले लेते हैं, रादर दे अपने आप को ब्लेम करने और जी ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जी जी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। चलें, एक तो ये एक मेजर इशू सामने आ गया सेल्फ अवेयरनेस को ना होने का। इसके अलावा आपको क्या लगता है जो जी। माशरे में मसाइल देखते हैं लोकली या इंटरनेशनली या एक इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के ना होने से? हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि अगर आपको ये अपनी नीड्स का नहीं पता ना, हम्म। तो somebody else can come and tell you कि आपकी नीड्स क्या है। ठीक है। और वो फिर आपको मैनिपुलेट एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री दबा के करिए, मतलब पूरी इंडस्ट्री इनफैक्ट जो सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट मॉडल है वो उसी मॉडल पे चल रहा है कि हम्म। आपको ये नहीं पता कि आपकी नीड्स एक्चुअली है क्या। आपकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स है मिसाल के तौर पे, आपकी कुछ स्पिरिचुअल नीड्स नहीं है, आपको जिंदगी का मकसद नहीं पता मिसाल के तौर पे। जिंदगी का मकसद ना पता होने की वजह से आपकी जात में एक डिस्कम्फर्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये सब क्यों हो रहा है। और मेरा क्या, मैं किस तरह फिट होता हूँ इस पूरी लाइफ के अंदर, तो पूरा पूरा जो मामला चल रहे हैं, मेरा क्या रोल है इसमें। तो बहुत सारी इस तरह की आपकी नीड्स होती हैं साइकोलॉजिकल, और मैं स्पिरिचुअल नीड्स की लिस्ट भी मैंने बनाई हुई। तो आपको वो नहीं समझ में आ रही होती है, और उसका जो डिस्कम्फर्ट है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नीड, somebody else comes and tell you कि अच्छा देखिए, आप कुछ कुछ हो रहा, आप यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग इनसिक्योर में भी। ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप सिक्योर फील नहीं कर रहे, व्हाई डोंट यू बाय आवर प्रोडक्ट। और फिर आप जो है वो कुछ ना कुछ उनकी बातों में आगे फिर सोसाइटी के भी प्रेशर्स होते हैं इवेंचुअली। इधर उधर लोगों को देखते हैं सब जो है वो, मिसाल के तौर पे मैं
मेरा सेल्फ एस्टीम लेवल अगर नीचे जा रहा है, इंटरनली सेल्फ वर्थ मेरी नीचे जा रही है, ऑलराइट, तो शुड आई वर्क ऑन माई सेल्फ या फिर शुड आई बाय न्यू कार? ठीक है। तो लोग जो है वो अक्सर इस तरह की कंजम्पशन की तरफ चले जाते हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं और ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। हालांकि मसला कुछ और होता है उनके साथ। हम्म। तो वो कहता है कि इफ यू हाउ मेनी सैंडविचेस यू नीड टू ईट टू क्विंच योर थर्स्ट, हम्म। आपको प्यास लगेगी और आप रोटियां खा जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें फिर इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आपकी नीड जो है फुलफिल नहीं होगी। नीड फुलफिल ना होने का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे अपने आप को, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई डैमेज होगा। फिर आप कंटिन्यूसली रोटियां खाए जा रहे हैं, आपकी प्यास ही नहीं बुझ रही, ठीक है, फिर आपका और आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रही हैं उस प्रोसेस। ऑलराइट, मतलब आपको अगर एक गिलास पीना है, एक गिलास पी के अगर पानी बुझ रही, प्यास बुझ रही है आपकी, या फिर मिसाल के तौर पर मेरी सेल्फ एस्टीम का इशू है, या फिर मुझे जिस तरह के लोग चाहिए अपने आसपास वो अवेलेबल नहीं है, राइट, मैं इस नीड को फुलफिल करने के बजाय मैं इधर उधर पैसा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मुतासर हो सकती है वो चीज़। लोग लिटरली मतलब कर्जे लेना शुरू कर देते हम्म। हैं। अब क्रेडिट कार्ड का सारा जो गेम चल रहा है, तो आपकी सैलरी से सारा खर्चा नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली आपने प्लास्टिक मनी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो कर्जे में फिर डूबते चले जाते हैं इवेंचुअली लोग। सही तो है। एक्सट्रीम केस है ऑफ कोर्स, आपको आपको कॉमनली ये मसला नजर नहीं आता, लेकिन ऑफ कोर्स कभी कभार कोई ऐसा केस इस तरह का भी नजर आ जाता है आपको, तो वैसे शायद जिसमें हमारी सोसाइटी में शायद इतना कॉमन ना हो, लेकिन अगर आप बाहर इतना जाएं कॉमन नहीं वहाँ तो बहुत ज्यादा इस तरह है। के इश्यूज हैं। इवन हमारी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा कम्युनिटी, issue लेट्स से अगर दुबई या कहीं और जा रही हो, तो बहुत सारे केसेस हैं जो है। क्रेडिट हाँ कार्ड जी, के उनके हजारों दिरहम के बिल में फंसे हुए हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली, तो वहां पे इस तरह के इशू नजर आते हैं। तो ठीक है। दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, और फिर होता है कि फिर आप डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं, आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है तो कम। वो फिर नहीं आता, फिर आपको कंटिन्यूसली एक, और फिर आप फिर कोई ना कोई यू फाइंड समबडी टू ब्लेम, ठीक है। आपकी ताल्लुकात है वो डिस्टर्ब होते हैं। हम्म। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं ठीक है। इसके तो ऑफकोर्स। जस्ट टू समराइज अब तक की डिस्कशन, आपने कहा अगर एक बंदे की सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता, या ज्यादा ले रहा होता तो उससे ज्यादा ब्लेम करने पे चला जाता है अपने आप को। जी और दूसरा है कि अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आपको अपनी नीड्स के बारे में नहीं पता होगा कि कौन सी ऐसी नीड्स हैं, चाहे वो इमोशनल नीड्स हो या जी स्पिरिचुअल या फिजिकल या इंटेलेक्चुअल नीड्स हो, वो फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर कोई और आके नीड्स बताएगा, आपको मैनिपुलेट करेगा, तो उसके दो नुकसान जी होंगे। एक तो अपना नुकसान भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें खरीद के और चीज़ें खरीदे जा रहे हैं जबकि उसकी। और दूसरा जी ये कि आपकी नीड फिर भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो एक्चुअल नीड है उस वजह से लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन और एक फीलिंग ऑफ अनकंफर्ट रहेगी हमेशा। जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे ही। व्हेन इट कम्स टू रियलाइजिंग द ट्रुथ या मोरालिटी की अगर हम बात करें, तो सेल्फ जी अवेयरनेस और मोरालिटी का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता मतलब यहाँ पे जो ओवर रिएक्शन होते हैं ना हमारे, है? तो जितना भी इनजस्टिस होता है, आपने ओवर रिएक्शन में किसी को, किसी मुलाजिम को निकाल दिया, हम्म। या फिर आप लड़ाई करनी शुरू कर दी किसी ने, आप किसी से ताल्लुक खराब कर लिया आपने, ऑलराइट, तो वो जो ओवर रिएक्शन हो रहे हैं, तो ऑफन टाइम वी आर मिस्टेकिंग के एग्जैक्टली मसला है क्या। हमारी ज्यादा में चोट लगी हुई है, लेट्स सपोज कोई पास में हमारे साथ इंसिडेंट हुआ जिसको हमें सही तरीके से हमने प्रोसेस नहीं किया, ठीक है, और वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं होता है। तो एनीथिंग दैट इज रिमाइंडिंग यू ऑफ दैट पास्ट एक्सपीरियंस, हमें लगता है कि वो इंडिविजुअल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अस फीलिंग द सेम थिंग अगेन। हम्म। हालांकि जस्ट लाइक अगर मुझे मेरी मेरी टांग की हड्डी टूटी हुई है खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो अगर हल्का सा भी कोई चीज टच होगी उसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। वो बच्चा चलता हुआ आया, गलती से उसने टांग मार दी हम्म। मेरी टांग को, ऑलराइट, तो अब वो उसको भी नहीं, बच्चे को भी नहीं पता था कि मेरी टांग में चोट लगी हुई, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली। तो अब लेट सपोज किसी बाइक वाले ने अगर टक्कर मारी थी टांग में, तो बेसिकली वो बाइक वाला रिस्पॉन्सिबल होगा शायद, ठीक है। तो वो जो छोटा सा बच्चा जो चलता हुआ आया उसने वो टकरा गया, हम्म। अगर टांग पे चोट नहीं होती तो उसके टकराने से मुझे कोई मसला नहीं था, सही है। ऑलराइट, बट इफ आई एम नॉट अवेयर कि वो चोट लगी हुई है मुझे, हम्म। तो मैं उस बच्चे को ब्लेम कर सकता हूँ कि यार तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। सही। साइकोलॉजिकल वुंड्स के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे होता है कि आप को तकलीफ होती है, बट और आप समझते हैं कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल, हालांकि पास में कोई चोट लगी होती है आपको, और वो चोट इज बेसिकली क्योंकि व्हील नहीं हुई है चोट, तो वो तकलीफ आपको दोबारा से हो रही है उसके ऊपर। राइट।
आई थिंक तो मैरिड लाइफ में भी इसका काफी ताल्लुक होता है कि आपको जो स्पाउस का जो क्या जी हाँ, जी हाँ, जी मैरिड लाइफ में भी इस तरह के काफी इशू इसी वजह से होते हैं। मैरिड लाइफ आपकी एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली, तो आपकी जो जितने भी झगड़े हो रहे थे हम्म, बच्चों से भी खास तौर पर, आपका जो पेरेंटिंग का जो मतलब आई आई हैव दिस ऑफन टाइम, मतलब इस पेरेंटिंग वाला जो मेरा मामला था ना, वो आई वुड नॉट से दे आर परफेक्ट, ऑफन टाइम ओवर रिएक्टिंग। और इनफैक्ट उस ओवर रिएक्शन के नतीजे में मतलब मैंने रियलाइज किया यार ये मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर आई एम ओवर रिएक्टिंग। हम्म, तो जो बहुत सारा साइकोलॉजी का जो लिटरेचर मैंने पढ़ा वो इसी मोटिवेशन से पढ़ा कि यार आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ओवर रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो फैमिली के साथ जो आपके ऑफ कोर्स इश्यूज हैं वाइफ के साथ, तो ऑफन टाइम व्हाट हैपेंस कि आपके अपने चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं, बचपन में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ, आपने उनको रिजॉल्व नहीं कर पाया आप उनको, हम्म, और बच्चों का बिहेवियर इज टेकिंग यू बैक टू दैट एक्सपीरियंस, और आपको फील हो रहा है कि बच्चा जो कर रहा है वो दैट इज बेसिकली द वन हु इज मेकिंग यू फील scared or angry and whatever that you are feeling inside. ठीक है। And subsequently आप फिर अपना गुस्सा निकाल देते हैं उस इंडिविजुअल के ऊपर जो आपको उस जख्म तक लेके जा रहा है, अनजाने में, मतलब वो उसका उसका उसकी कोई इंटेंशन नहीं है ऑफकोर्स कि वो आपको हर्ट करे, लेकिन आप हर्ट हो रहे हैं। और सब्सिक्वेंटली फिर इवेंचुअली फिर आपको जो क्या कहते हैं, जो नाइंसाफी जितनी भी होती है ना इंसान से, आई थिंक मेजोरिटी जो नाइंसाफी हो रही होती है वो इसी वजह से होती है बिकॉज आपको एग्जैक्टली सोर्स नहीं पता उसके, उसकी वजह तकलीफ हुई वो क्यों हुई है। इज इट बिकॉज ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू और इज इट बिकॉज ऑफ सम पास्ट इंसिडेंट दैट यू। हम्म, तो जितना ज्यादा आपको पता होगा कि वो सोर्स क्या है आपकी फीलिंग की, और जितना ज्यादा माइंडफुली किसी भी ट्रिगर के बाद उसको उसकी सोर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, मतलब ये उसी वक्त होगा जब आप fully you understand कि what exactly is the source हम्म, of that। हो सकता है कि वुंड आप हील करने में टाइम लगे आपको, बट अगर आप इतना कॉन्शियस हो गए कि हाँ भाई इट इज माई पास्ट एक्सपीरियंस दैट इज कमिंग दैट इज मेकिंग मी फील दैट दिस वे, हम्म, तो फिर आपका बिहेवियर सब्सिक्वेंटली चेंज हो सकता है दूसरों के ऊपर। ठीक है। आपने एक तो आर्टिकल भी ये आपने एक आर्टिकल भी गलबन जी लिखा था इस वाले से कि सेल्फ अवेयरनेस का ताल्लुक मोरल नेसेसिटी से भी है। जी ये जी। तो उस वाले से कोई मजीद पॉइंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहें कि सेल्फ अवेयरनेस ना होने से क्या इशूज। तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल आ जाती है कि तो किस आप उस वूंड को किस तरह हील करेंगे, वूंड का मतलब एक्चुअली है क्या, हम्म, ठीक है। वूंड को समझने के लिए हमें अपना इंटरनल जो लैंडस्केप है ना, मतलब व्हाट डू वी, हमारे अलग अलग मुख्तलिफ मिसाल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वी आर नॉट वन वन सिंगल एंटिटी, वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। ठीक है। तो उसकी डिटेल में फिर हमें जाना पड़ेगा, वो जो टेबल मैंने आपको शेयर किया हुआ फिर वो उसको फिर हमें अच्छा, ठीक है। समझना पड़ेगा। तो फिर मिसाल के तौर पर एक शेडो का कॉन्सेप्ट है, हम्म, जो कार्ल जंग की जो मॉडल है उसके अंदर शैडो का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो क्विकली स्पीकिंग अगर बहुत आसान लैंग्वेज में इसको समराइज करूँ मैं, कुछ बहुत नेचुरल आपकी जात में ट्रेड्स होते हैं, बिल्कुल नेचुरल, मतलब आपका आप बाय बर्थ भी कह सकते हैं, आपको बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं। कुछ बिहेवियरल भी चीजें होती हैं जो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर आपका लाइफ एक्सपीरियंस जो शुरू से बचपन से लेके आप सोसाइटी के साथ जो भी एक्सपोजर हो रहा है, अगर वो एक्सपोजर और फिर आप स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी आपको आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स एक्सपीरियंस करने को मिलता है, फिर आप व्हाट डू यू डू कि बहुत सारी जो आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है ना, तो वो आप उनको दबाना शुरू कर देते हैं। आप बोलते हैं भाई ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता था दूसरों के सामने, बिकॉज अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो दूसरों की तरफ से रिएक्शन आएगा। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस, व्हाट डू यू बेसिकली लर्न टू सप्रेस इट। जस्ट लाइक कि आपको बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं ना, अब जो बच्चा छोटा जो टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई हुई तो वो कहीं भी जाके कुछ भी करना शुरू कर देगा जब भी उसको हाजत होगी। हम उस बच्चे की उस नीड को सप्रेस नहीं करते, हम उसको सिखाते हैं कि भाई इस काम को करने का तरीका क्या है। और अनफॉर्चुनेटली जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी जो हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन है उसको हम एक्सप्रेस करने का तरीका हमें कल्चरली नहीं पता शायद, और हम उसको दबा देते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आप मतलब क्रिएटिविटी के एंगल से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बच्चों को खेलना चाहते हैं बच्चे, लेकिन प्रॉपर खेलने की जगह नहीं है बच्चों के पास। मोहल्ले में मतलब मेरा बेटा जो है घूमता रहता है कि वो मुझे फुटबॉल खेलनी है, लेकिन फुटबॉल खेलने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारी आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन होती है। गुस्सा किस तरह आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, गुस्सा आना बिल्कुल फितरी चीज है।
ठीक है, बट गुस्सा आप किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑलराइट, क्या अल्फाज चूज करेंगे अपनी जो नीड आपकी है उस टाइम पे, किस तरह आप। तो तो व्हाट हैपेंस के वो जो नेचुरल चीजें हैं वो दे बिकम सप्रेस्ड एंड दे गो इनटू दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी जिसको मतलब यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज कि दे एग्जिस्ट। वो है आपके अंदर लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो है। दैट इज व्हाई द टर्म शैडो। ठीक है। ठीक है, तो वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है और कभी कभी बाहर भी आती है। जब वो जब व्हेन यू बिकम टू डेस्परेट दे कम आउट। बट जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे किसी के सामने, तो आप वो उन उन चीजों को नहीं दिखा रहे होंगे सामने वाले को कि ये बेसिकली मेरे साथ ये भी होगा। अब आपको चोट लगी हुई है तो आपका बिहेवियर एक खास किस्म का होगा। यू डोंट वांट टू शो दिस टू अदर पर्सन कि दिस इज हाउ एक्चुअली बिहेव व्हेन आई एम इंजर्ड और व्हेन आई एम हर्ट। तो वो चीज शैडो का पार्ट बन जाती है। ऑलराइट, और व्हाट हैपेंस कि व्हेनेवर देयर इज समबडी जो आपको उस कंटेंट, मतलब द पर्सन आल्सो has the same traits that you're trying to hide। ठीक है, आप किसी दूसरे इंसान को वो वही हरकत करते हुए देखते हैं जो आपको सप्रेस कर रहा है। हम्म, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस को कि आप उस इंडिविजुअल के तरफ आपका भी वही रवैया होता है जो आपका अपने उस पार्ट की तरफ होता है। मीन्स अगर आप उसे सप्रेस करें तो आप चाहते हैं उस इंडिविजुअल को भी किसी तरह दबा दें उसको हम। तो आपका फिर एक हॉस्टाइल किस्म का बिहेवियर उस इंडिविजुअल की तरफ जा सकते हैं कि आप तो अपने आप को तो बहुत सारा आसानी से दबा देते हम्म, हैं, लेकिन हाउ डू यू कंट्रोल अदर पर्सन? ठीक है। ऑलराइट, और लेट सपोज वो आपसे दर्जे में थोड़ा नीचे है, तो फिर आपका बिहेवियर बहुत एक्सट्रीम की तरफ जा सकता है उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है। ठीक है, दैट इज थोड़ा थोड़ा लंबा ही हो गया ये शेड्यूल, मतलब समराइज हाँ, करते करते थोड़ी सही। लंबी बात हुई। ठीक है, नहीं, आपकी आपकी शख्सियत का वो हिस्सा जिसको आपने सप्रेस किया और उसको आपने जी इग्नोर किया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़रा वो आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरह से नेगेटिवली अक्सर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जी, राइट। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, वैसे इसको आसान अल्फाज में अगर कोई एग्जांपल आपके दिमाग में हो कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये जैसे आपने कहा ना कि एक अपनी जी पार्ट पर्सनालिटी का कोई हिस्सा मैं सप्रेस करता रहा, फिर एक सामने वो बंदा है जिसके अंदर जी। वही चीज़ थी जिसको मैं सप्रेस कर रहा था। तो अगर तो इसके एग्जांपल से जी इसको अगर आप लेबरेट कर सकें, आई थिंक वो ज़्यादा लोगों को आसानी से शायद समझ में आ जाएगा। um, मिसाल के तौर पे मिसाल क्या हो सकती है उसकी कि अब जो खास तौर पे ये लड़कों में होता है कि लड़के जो है ना वो अपने आप अपने इमोशंस नहीं दिखाते दूसरों के साथ। ठीक है। बहुत ही एक रैशनल कोल्ड किस्म का उनका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो और कोई दूसरा लड़का अगर कोई थोड़ा सा इमोशंस अगर आपको दिखाता हुआ नजर आए, तो इवेंचुअली आप उसको बोलते हैं यार ये कैसा जो है वो, तो यू हैव अ नेगेटिव, इमीडिएटली आप एक नेगेटिव उसके साथ एक उसको रिएक्ट करते हैं कि यार ये तो बहुत ही कमजोर इंसान है कैसा जज्बाती किस्म का आदमी है। हालांकि इमोशंस आर वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, लेकिन लड़कों के अंदर उनका जो एक्सप्रेशन है दैट इज कल्चरली कंस्ट्रेंड हम्म। in our society, सही। and it is also considered sign of a weakness in this sense। तो ये एक मिसाल मेरे ध्यान में आ रही है इस वक्त। ठीक है। फिर गुस्से को किस तरह एक्सप्रेस करना है? हम्म। ठीक है, अब गुस्से को हम दबाते रहते हैं हालांकि गुस्सा बेसिकली सिंपली कि मतलब आप एक फियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप कुछ आपका सिस्टम चाह रहा है कि आप कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ करें आप। ऑलराइट, और प्रोटेक्शन के लिए आप बहुत ही पोलाइटली भी बहुत सारे काम कर सकते हैं विदाउट ओवर रिएक्टिंग। आप सामने वाले को समझाते हैं भाई ये देखिए ये मेरे लिए कुछ मुनासिब नहीं है, तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ। तो बहुत मुनासिब लैंग्वेज में भी आप अपनी नीड को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नीड्स को नहीं समझ रहे और वो फिर इवेंचुअली ओवर रिएक्शन आ रहा है, तो फिर आप गुस्से को और दबाते हैं। ठीक है, तो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो सामने वाला अगर कोई गुस्सा करता हुआ नजर आया तो फिर आप एक जजमेंट पास कर रहे होते हैं यार ये कैसा फजूल आदमी है। अच्छा, हालांकि वो आप भी वही आप काम कर रहे हैं और आप भी अक्सर वही काम करते हैं। एडिक्शंस एडिक्शंस के ऊपर जजमेंट्स आ रही होती है, आप भी एडिक्ट होंगे हो सकता है किसी चीज से, बट सामने वाला एडिक्शन एडिक्शन में मुब्तला होगा तो फिर वो बुरा लग रहा होगा आपको यार ये कैसा फजूल आदमी है। हम खुद रॉन्ग आ रहे होते हैं सड़कों पर ड्राइव करते हुए, लेकिन सामने वाला रॉन्ग आता है तो हमें बुरा लग रहा होता है कि यार ये क्यों रॉन्ग आ रहा सही। है। तो एक मेरे कुलीग थे, वो
उनके साथ मैं, वो अक्सर ड्राइव कर रहे थे तो मैं साथ में पैसेंजर सीट पे बैठा होता था। तो उनको बड़ा गुस्सा आता था कि सामने वाला गाड़ी स्लो चला रहा है, आगे जगह है सड़क पे और सामने वाला उनके आगे एक और गाड़ी है बड़ी स्लो चला रहा है वो गाड़ी। बड़ा गुस्सा आता था, बड़े हॉर्न हॉर्न बजाते थे, और वो समटाइम वो बड़ा अग्रेशन भी दिखाते थे उसमें ड्राइवर के खिलाफ कि भाई तुमने क्या हरकत की, बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। ऑफन टाइम व्हाट हैपेंस कि उनके गाड़ी में एक स्क्रीन होती थी और स्क्रीन के ऊपर वो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू होते थे। अब यूट्यूब पे आप सर्च करें गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी ऑब्वियसली स्लो होगी आपकी। अब आप भी वो एग्जैक्टली वही हरकत कर रहे हैं, आपके आपकी गाड़ी बिल्कुल स्लो हो रही है शारा फैसल के ऊपर ट्रैफिक में है, और पीछे ट्रैफिक जो है वो जमा हो रहा है आपके। तो मतलब द सेम पर्सन हु क्या कहते हैं, जो दूसरों का वो बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो खुद भी वही चीज डेमोस्ट्रेट कर रहा है एक्चुअली। तो इस हवाले से मैं, भाई आप दूसरों को भी। जी जी, हाँ इस हवाले से अक्सर मैं लोगों से अगर डिस्कशन हो रही है मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि आपको किसी इंसान में सबसे बुरी आदत क्या लगती है या जी। हाँ उसका exactly, हाँ, सबसे कौन सा एस्पेक्ट सबसे बुरा लगता है, तो दैट्स मोर लाइकली जी वो जो आपके शेडो का हिस्सा है प्रोजेक्शन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा इसमें काफी बात करी, वन लास्ट पॉइंट, ताकि फिर हम उसकी जो इंसानी नफ्सियात और सेल्फ अवेयरनेस से कैसी चीजें लिंक्ड है उसको डिस्कस करने से पहले, कि जो ट्रुथ की परसूट है, यानी कि जो दुनिया की बुनियादी हकीकतें हैं, चाहे उसका ताल्लुक रिलीजन के हवाले से हो, खुदा और सारी चीजें, तो उस हवाले से सेल्फ अवेयरनेस का क्या दखल होता है? अगर सेल्फ अवेयरनेस इंसान की ना हो तो क्या होता है, अगर हो तो क्या होता है? इस हवाले से अगर आप कुछ ऐड करना चाहिए। um, इसमें जो एडिक्शन है, मिसाल के तौर पर एडिक्शन बहुत सारी नेगेटिव भी है। हम्म। पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है जो आप फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। फिर एडिक्शन जो है वो जो नशावर चीजों चीजें हैं उसकी भी हो सकती है। ठीक है। फिर गुस्सा आना, फिर गुस्से में आप बिल्कुल अगर आप वापस से बाहर होते हैं, सामने आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहा। ठीक है। फिर आपके ताल्लुकात है उनको आपने मेंटेन करना है, इस्लाम ने उसको भी। तो वो बहुत सारी इस तरह की आपकी बिहेवियरल जो चीजें हैं वो ऑफन टाइम इस्लाम के अगेंस्ट जारी होती हैं, और आप नहीं रोक पा रहे होते अपने आप। फजूल खर्ची है मिसाल के तौर पर। ठीक है? आप खर्चा किए जा रहे हैं, इस्लाम आपसे कह रहा है कि आप बयाना रवि इख्तियार करें, लेकिन आप अपना हाथ नहीं रोक पा रहे। सही है। अच्छा, अजान की आवाज हो रही है, आ रही है, तो क्या पॉज करें? ठीक है, चलिए यहाँ पॉज करते हैं, फिर हम करते हैं। इसको नमाज के बाद करना है कंटिन्यू। अच्छा। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस की जो सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ वो वाली जो बात है ना कि अ, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड। मुझे अरेबिक वाला मुझे कभी भी याद नहीं है, उसको मैं काफी दफा मैंने कोशिश की याद हो जाए। तो वो इमाम गजाली की जो किताब है ना, कीमिया सादत, उसकी पहला चैप्टर और पहली लाइन, उसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली यहाँ से बात शुरू की है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड। क्यों? उसमें जो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है वो ये कि जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस का अंदाजा होता है, लिमिटेशंस का खास तौर पर। वीकनेसेस इन द सेंस लिमिटेशन, आप मतलब आपकी जो ज़ात है वो कितनी महदूद है, और किस हद तक आप डिपेंडेंट हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, जिसका आपको कोई कंट्रोल नहीं है। और सब्सिक्वेंटली कोई ना कोई उस पूरे मैकेनिज्म को इंटरनल एक्सटर्नल चला भी रहा है, और क्योंकि वो रैंडमली नहीं हो रहा वो सब, मतलब वो बड़ा एक डिसिप्लिन के साथ वो सारी मामला चल रहे हैं। और अक्सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उसको लिखा भी है। कार्ल यूं खास तौर पे इसके बारे में इंटरेस्टिंगली उन्होंने काफी लिखा है। मतलब दिस वाज अ क्वेश्चन फॉर हिम कि यार ये कैसे होता है, मतलब उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने काफी उस पर इवन साइंटिफिकली समझने की कोशिश की उसको, कि आपकी जात की जो नीड होती है ना, बहुत ही कोर कोई नीड है, मिसाल कोई भी नीड है, अम, जो आसपास की दुनिया है, आपकी यूनिवर्स है, वो somehow some मतलब it brings you something that is precisely needed to address that particular need in that specific moment जिस टाइम पे वो नीड है। तो मतलब दिस इज लिटरली डॉक्यूमेंटेड, मतलब ये एक फिनोमेना जो होता है। मतलब आपको नीड होती है और आपको ऐसी चीज आपको उसी टाइम पे कहीं से कहीं ना कहीं से आ जाती है जो स्पेसिफिकली उस नीड के लिए होती है। वो नीड साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वो कोई रिमाइंडर हो सकता है किसी किस्म का जो आपको चाहिए होता है इस मोमेंट पे। तो अब हाउ दिस हैपेंस, उस कार्ल यूंग ने जो टर्म यूज की थी दैट वाज सिंक्रोनिसिटी।
is there is synchronicity between what is happening inside and what the universe is bringing you from the outside. तो उससे आपको एक सेंस आती है कि जब आप दोनों डायमेंशंस को पैरेलल में कंपेयर करके देखते हैं कि भाई ओके फाइन, जो मेरे अंदर की दुनिया को चला रहा है वो मेरी बाहर की दुनिया को भी चला रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया वो एग्जैक्टली चीज ला के मुझे दे रही है जो मुझे चाहिए उस मोमेंट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ऑफन टाइम ऐसा भी होता है कि आप को अगर उस स्पेसिफिक नीड का नहीं पता ना, तो आप उस चीज आने वाली चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि समटाइम जो चीज आ रही होती है वो जरूरी नहीं कंफर्टेबल भी हो, वो अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। जैसे हजरत अली का कॉल है ना कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। अब इरादा आपको टूट रहा है और कोई रास्ते में रुकावट आ रही है, ठीक है, आप चलते हुए जा रहे हैं, आपकी मोच आ गई, आप गिर गए, तो अपेरेंटली तो लग रहा है कि यार ये तो बड़ा बैड सीन हो गया। लेकिन जो रुकावट आ रही है, जो चोट लग रही है, ऑफ टाइम वो आपकी किसी दूसरी नीड को ज्यादा जो ज्यादा क्रिटिकल है वो पूरा कर रही होती है। तो जितना ज्यादा आपको अपनी अंदर की दुनिया का पता होता है, फिर इवेंचुअली आप इस तरह के इंसिडेंट को ज्यादा फिर अप्रिशिएट कर पाते हैं। फिर एक और चीज इमाम गजाली ने इसको आइडेंटिफाई किया, और आई थिंक सूरज शम्स की आयत नंबर 8 में इस चीज का तस्करा है कि जो आपकी जो अंदर की जो कल्ब कह लें उसको, या रूह कह रहे हैं, रूह तो आपका देयर इज इंटरनल मॉरल कंपास। सही और गलत का एक सेंस दिया अल्लाह ताला ने इंसान, और अंदर से एक आवाज आती है कि भाई यार ये चीज सही नहीं है। और ऑफन टाइम आपके पास ये टाइम मौका नहीं होता कि आप कोई फिक की किताब या किसी मुफ्ती को कॉल करें, उनसे पूछें भाई ये उस मसले का कोई हल बताएं। और ऑफन टाइम वो फिक्स से रिलेटेड मसला होता है, बड़ी सब्जेक्टिव सी कोई चीज होती है जिसका सही सही गलत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऑफन टाइम तीन चार ऑप्शन आपके पास, तीनों जो है वो शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है, लेकिन उनमें से आपने एक पिक करना है। तो आपका इंटरनल मॉरल कंपास जो है वो आपको गाइड करता है कि ये क्या। और जितना ज्यादा ऑफकोर्स आप वो कनेक्टेड होंगे, उतना ज्यादा उस मॉरल इंट्यूशन की टर्म यूज करते हैं ऑथर्स। तो उस मॉरल इंट्यूशन तक आप को एक्सेस कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ डायमेंशन हैं आई थिंक फ्रॉम रिलीजियस एंगल। एक और आपने पॉइंट रेज किया था कि जो आपका कलेक्टिव बिहेवियर है, खासतौर पर पॉलिटिकल एंगल पे था, हम्म। वो किस तरह अफेक्ट होता है इससे। तो ऑफन टाइम जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लड़ाते हैं, तो वो अपना ग्रुप बनाते हैं, वो अपने फॉलोअर्स अट्रैक्ट करेंगे, फिर वो आपको किसी आपके सामने कोई एनिमी रखेंगे, बोलेंगे ये देखो ये तुम्हारा दुश्मन है। तो तो साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में ये लिखा है कि व्हाट हैपेंस कि जो इंसान की जात के अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, और वो बिल्कुल पॉसिबल कि वो बिल्कुल पर्सनल किसी रीजन की वजह से है आप। और अगर आपको उनका सोर्स नहीं पता, तो अगेन इट इज जस्ट लाइक जो जिस तरह इंडस्ट्री मैनिपुलेट करेंगे ना, वो मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, सब पॉलिटिशियन भी आपको मैनिपुलेट करेंगे, भाई तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है, यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, और इट इज बिकॉज कि ये सामने वाला एक हमारा ओपोनेंट है, और उसने क्योंकि ये पावर में है, इसकी वजह से उसने पॉलिसियां बनाई हुई हैं, और उसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है, दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। और लोग क्योंकि वो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सोर्स, तो फिर वो इवेंचुअली मैनिपुलेट हो जाता है। फिर एक और उसमें होता है कि इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल नीड टू बिलीव इन अ डिवाइन फिगर। मतलब ये फ्रॉइड फ्रॉइड ये कट्टर किस्म का एथिस्ट है। डिस्पाइट द फैक्ट वो एथिस्ट है, उसने इस नीड को एक्नॉलेज किया कि साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए इंसान का एक हायर पावर में बिलीव करना इज मैंडेटरी। उसने ये आर्ग्यू किया था कि फ्यूचर में जो है वो सब एथिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, सारी नीड जो है टेक्नोलॉजी पूरी कर देगी, तो फिर इंसान जो है वो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो उस तरह की उसने पोंगियां मारी ने अपनी किताब के अंदर। उसकी किताब का नाम है द फ्यूचर ऑफ इल्यूजन। कह रहा है कि रिलीजन जो है वो इल्यूजन है। खैर उस इस एंगल से उसने देखा, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि इस तरह का जो बिलीफ है इन अ हायर पावर एंड हैविंग ए नैरेटिव दैट एक्सप्लेन्स कि आपकी जो लाइफ है उसका उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जिस यूनिवर्स में पूरा आप लाइफ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसको वर्ल्ड व्यू भी कहते हैं, उसको आप मास्टर नैरेटिव की टर्म यूज की है चार्ल्स टेलर ने, वगैरह वगैरह। एक बड़ा खूबसूरत सा एक जर्मन लैंग्वेज में भी एक वर्ड है इसके लिए। तो व्हाट हैपेंस कि जब आप रिलीजन को माइनस करते हैं ना, तो आपका देयर इज दिस वैक्यूम इनसाइड, जो उस वैक्यूम को किसी ना किसी चीज से फिल करना चाह रहा होता है इमीडिएटली।
क्योंकि उस इन एब्सेंस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग और जो वैक्यूम है वो इतना हॉन्टिंग होता है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे रह नहीं सकते। इमीडिएटली यू वांट टू रिप्लेस विद समथिंग एल्स। तो बाज लोग उसको लिटरली पॉलिटिशियन से रिप्लेस करते हैं। पॉलिटिशियन लिटरली टेक प्लेस ऑफ दैट गॉड फिगर इन देयर इनसाइड ऑफ दैट। और वो पॉलिटिशियन जो दुनिया का नक्शा खींच रहा है, कॉज एंड इफेक्ट के रीजन बता रहे हैं, उनकी जिंदगी को बता रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली योर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की, बिकॉज कि तुमने जो है वो हमारे इस ओपोनेंट के खिलाफ हमारे सब मिलके लड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो इवेंचुअली फिर लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं when they don't understand what is happening। असल नीड एक्चुअली है क्या, हम्म। और वो वैक्यूम है आपके अंदर। और फिर वो पॉलिटिशियंस भी शातिर किस्म के होते हैं, वो दे अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकी एंड सब्सिक्वेंटली दे एंड अप मैनिपुलेटिंग यू फॉर देयर ओन एडवांटेज। तो हमारे जो और ऐसे माशरे लोगों में के लिए हमारे माशरे में जो इतनी जी डिवीजन है, पोलराइजेशन, आई थिंक उसकी भी शायद यही रीजन है कि सेल्फ अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। हाँ हम्म। हाँ हाँ, ये डिवीजन की एक और वजह भी होती है कि एक ट्राइबलिस्टिक इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर। हम्म। तो और पॉलिटिशियंस को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। वो ट्राइबलिस्टिक इंस्टिंक्ट जो है, मतलब अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो इमीडिएटली यू वुड वांट टू बी पार्ट, मतलब यू वांट टू बी विद दोस पीपल जो आपकी तरह की, आपकी लैंग्वेज बोलते हैं, आपका कल्चर फॉलो करते हैं, आपके आइडियाज के साथ एग्री करते हैं। तो वी हैव दिस टेंडेंसी टू फॉर्म ट्राइब। तो जितना ज्यादा आप इनसिक्योर होंगे और उतना ज्यादा फिर आप यू फॉलो दिस ट्राइबलिस्टिक, मतलब कुरान ने मना किया ना कि भाई अपने एंसेस्टर्स को इस तरह अंधाधुंध फॉलो नहीं करो, है। अब कुरान बार बार मना कर रहा है आपको। तो उसी वजह से कर रहा है कि वी हैव दिस इंस्टिंक्ट। और व्हाट हैपेंस कि एंसेस्टर्स या जो ट्राइब है कमिंग फ्रॉम, हमारा एथनिक ग्रुप है मिसाल के तौर पे कोई, उसकी गलत बात हमें सही लगती है, उसकी हरकतों का मॉरल क्राइटेरिया बना लेते हैं। वहां पे गलत हरकत हो रही होगी, या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपना ट्राइब कंसिडर कर लिया है वहां कोई गलत हरकत हो रही होगी तो हम उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। सही। तो अपना जो इंटरनल मॉरल कंपस है या वो जो अल्लाह ताला ने गाइडेंस दी है उसको भूल जाते हैं, और उस इंस्टिंक्ट के साथ हम अ, फिर आगे बढ़ जाते और हैं जरूरी नहीं कि विदाउट पॉलिटिकल रियलाइजिंग कि कितनी। पॉलिटिकल हो, जरूरी नहीं हो जी वो, कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल हो, रिलीजियस फिगर भी कोई हो पॉलिटिकल, सकता है, वो कोई नेशनलिस्टिक भी फिगर हो सकती है जो उस तरह हाँ की। हाँ एग्जैक्टली जी, जी। एग्जैक्टली। इवन जो सेक्टेरियन जो हमारे यहाँ हम्म। मसले मसाइल चल रहे हैं, मतलब आपने सेक्ट को वो मतलब एक एक हालांकि इट इज अ पार्ट ऑफ द होल, आप उसने पार्ट को होल समझ लिया आपने। हम्म। बस यही है, बाकी और जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बिल्कुल बाजू में दारा इस्लाम से भी खारिज कर देते हैं, बिकॉज आप उनकी सेक्ट के जो नजरियात है उनसे आप एग्री नहीं कर रहे। तो तो व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली कि आपने आपकी आपकी जो गॉड की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, डिवाइन फिगर की, उसकी जगह आपने अपनी सेक्ट को ला के रख दिया। और सेक्ट के जो टॉप जो स्कॉलर्स हैं उनको अनकॉन्शियसली विदाउट रियलाइजिंग यू आर फॉलोइंग इट। आप लोग कि आप कॉन्शियसली तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कॉन्शियसली आप बोलेंगे भाई मैं अल्लाह ताला की जात पे ईमान रखता हूँ, बट अनकॉन्शियसली इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका जो किबला है वो शायद थोड़ा सा आगे पीछे कहीं हो गया। सही। राइट, तो उसको अगर आप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू, तो ये किबला आपका आगे पीछे हो सकता है। तो आप नेशन स्टेट को किबला बना सकते हैं, आप पॉलिटिकल फिगर्स को, रिलीजियस फिगर्स को किबला बना सकते हैं। तो और दिस कैन पॉसिबली हैपन। सही सही, यानी कि अगर सेल्फ अवेयरनेस इंसान की नहीं होती तो यानी कि इसका दुनिया में भी नुकसान हो सकता है, आखिरत में भी हो सकता है, और दुनिया में भी आखिर में खाली भी खाली इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, या इवन एज एन उम्मा हम सफर कर सकते हैं जी सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से। जी हाँ राइट। अच्छा, चलिए, आपने जो है वो एक टेबल शेयर किया था इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए, और उस पर तो मैं चाहता कि उसको हम डिस्कस कर लें और उसको फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में जी फिर हम सेल्फ अवेयरनेस को देखें। तो लेट मी क्विकली जी शेयर दैट ऑन द स्क्रीन, ताकि उसके ब्याह पे लोगों को भी नजर आए और आप भी इसको थोड़ा सा elaborate कर सकें। सो कैन यू सी दिस क्लियरली? जी जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्लीज आप पहले तो बता दें कि इसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ये टेबल किस हवाले से है, और फिर इसको प्लीज elaborate करें। अच्छा, अब ये इसका टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ आवर साइकी, मतलब हमारी जो अंदर की दुनिया, वो उसके जो चार मेजर कंपोनेंट्स है वो क्या है। चार इसलिए बिकॉज वो चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग इतने सारे जो आपको नाम यहाँ नजर आ रहे हैं, इमाम गजाली और फिर उसके नीचे कार्ल यूंग और रिचर्ड श्वार्ट्ज, फिर एरिक बर्नियर, फ्रॉइड, इसमें कुछ इकबाल का भी तस्करा है। फिर नीचे डॉक्टर अब्दुल रफ्तार कुरान में भी इस तरह की डिवीजन आई है कि वी हैव दीज इंटरनल डिफरेंट पार्ट्स
जो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, राइट। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट एक्चुअली वन, वी आर लाइक एटलीस्ट फोर। और ये चार डिफरेंट किस्म की पोटेंशियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं हमारे अंदर, और चारों जो है वो अलग अलग उनकी नीड्स भी हैं, चारों की अलग अलग कैपेसिटीज भी हैं, और चारों अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट कर सकती हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। इनमें से जो भी डोमिनेट कर रहा होगा वो इवेंचुअली उसका बिहेवियर पे डोमिनेट कर जाएगा। इसको हम क्या तो पार्ट्स ब्रॉडली पार्ट्स कह सकते हैं या लेयर्स कह सकते हैं? इसको सही समझने के लिए क्या वर्ड होगा? इसके लिए मतलब ये क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, हम्म। व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, बिकॉज ये, क्योंकि आप एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करें जो आप आंखों से नहीं देख सकते, हम्म। राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पेसिफिकली आइसोलेट के वो है क्या। अब क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी ओवरलैपिंग है, ठीक है। मतलब इट इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर आयन मैकगिलक्रिस्ट जो है ना, लेफ्ट ब्रेन को उसने डिस्क्राइब किया, फिर राइट ब्रेन को डिस्क्राइब किया, तो उसने दो में डिवाइड कर दिया। बाकियों ने तीन में, किसी ने तीन में डिवाइड किया, किसी ने चार में डिवाइड किया। तो इवेंचुअली इस तरह आप यू कैन सी के किसी एक का जो पार्ट है वो कहीं पर आ रहा है, तो दूसरे का वो पार्ट कहीं और वो आता हुआ आपको नजर आएगा। तो इट इज अ वेरी रफ डिस्क्रिप्शन, हम्म। इट इज नॉट अ वेरी प्रिसाइज वन। इससे ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेटली काम हो सकता है। इसकी अगर मजीद हम एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की डेफिनेशन को अगर हम मजीद खोलें, तो एक हम्म। पूरा बस समझ लें कि पीएचडी का टॉपिक है ये। ठीक है। बल्कि दो तीन पीएचडी हो सकती है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने मेन चार अ, कंपोनेंट्स बताए, उनको थोड़ा रिपीट कर सकते हैं कि कौन थे जी चार? जी जी, उसको जी। तो इसमें अगर हम रफली देखें तो चार तकरीबन हमें पार्ट्स या कंपोनेंट्स हमें नजर आते हैं अलग अलग। एक पार्ट जो है वो जो प्योरली इंस्टिंक्चुअल पार्ट ठीक है। है, जो हमारी बिल्कुल रॉ इंस्टिंक्ट्स हैं। खाना खाना है, पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, और राइट। हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें बता रहा है कि भाई इस वक्त आप बीमार हो, ठीक है, इस वक्त आप काम नहीं कर सकते, और राइट, खौफ फील हो रहा है आपको, या फिर आपका सदमा हो जाता है तो आप बहुत गंभीर हो जाते हैं, ठीक है, कोई नुकसान हो जाता है आप गंभीर हो जाते हैं। वो जो सारी कैफियत आपकी बता रही होती है फिजियोलॉजिकल या इमोशनल रीजन की वजह से, वो उसका जो सोर्स है वो आपकी इंस्टिंक्चुअल साइड है, ठीक है, रफली स्पीकिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये भी ऑब्वियसली इसमें आप देख सकते हैं कार्ल जंग, अलग अलग इसमें यहाँ पे नाम नजर आ रहे हैं। रिचर्ड शॉर्ट ने इसको अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो इट इज जस्ट लाइक कि हर हर साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कोई एस्पेक्ट इसका डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर आपने मुकम्मल तस्वीर इसकी खींचनी है तो इवेंचुअली यू माइट हैव टू रीड ऑल ऑफ देम, एंड उसके बाद फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, या उसकी मतलब डिफरेंट जो कैफियत हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। जी। मतलब ये कि कॉन्सेप्ट मोरलेस सिमिलर है, लेकिन उसके लिए लेबल अलग अलग इस्तेमाल किया, किस तरह कह सकते हैं? लेबल भी अलग अलग इस्तेमाल हुए हुए हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन में भी फर्क डिफरेंस। फर्क है। ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पे इमाम गजाली ने अनकॉन्शियस की कोई बात नहीं की, ठीक है। ठीक है। अब ये जो साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें अनकॉन्शियस एग्जिस्ट कर रहा हम्म। है। और इसमें फर्दर एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि एक मैं ऑथर को पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न इंसान जो है ना उसका अनकॉन्शियस बन गया बिकॉज ऑफ सम हिस्टोरिकल रीजंस। उससे पहले का जो इंसान था, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर ज्यादा था, और उसका रिलीजन, उसकी तरबियत वगैरह इस तरह की होती थी कि वो अपनी दुनिया, अंदर की दुनिया में ज्यादा वाकिफ होता, तो वहाँ पे अनकॉन्शियस का ऐसा कोई आपको तस्वुर नहीं होता। लेकिन क्योंकि मॉडर्न इंसान डिस्कनेक्ट हो गया अपनी जात से, तो देयरफॉर उसका एक अनकॉन्शियस एवेंचुअली वजूद में आया। दैट इज व्हाई वी हैव, मतलब जो पिछले 100 150 साल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वहां पर वो अनकॉन्शियस वाली बात करते हुए थोड़ी बहुत नजर आते हैं। उससे पहले जो है वो आपको ऐसा इसके बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती ज्यादा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जो अब एसेंशियल जो हमारा पार्ट है, जी, ये हमारे अंदर पहले से प्री प्रोग्राम्ड है, इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं? इसका हालात वाक़या से कोई ताल्लुक होता है या इट्स फॉर सेम फॉर एवरीवन? भाई दिस इज प्री प्रोग्राम। हमारी जेनेटिक्स जो है वो थोड़ा बहुत इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुछ चीजें इसमें फर्क हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट के ऊपर बिहेव करता है। मतलब ये अगर एक, तो अगर हम इस तरह डिवाइड करें कि आपका कुछ जात में कुछ आपकी ऐसी कुछ चीजें जो बिल्कुल आपके इख्तियार में नहीं है। तो आपको भूख लगेगी लगेगी अगर आप खाना नहीं खाते, आपको प्यास लगेगी, आपको मिसाल के तौर पे गर्मी ज्यादा है तो आप गर्मी से, तो आपको दिल चाहेगा किसी ऐसी जगह पे जाएं जो जहाँ पे गर्मी कम है,
तो जो फिजियोलॉजिकल आपकी नीड्स है दे आर बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ योर कॉन्शियस वर्ल्ड। फिर वो एकदम से आती हैं और इवेंचुअली आप पे प्रेशर क्रिएट करती हैं, भाई ये जरूरत है, दिस दिस नीड्स टू बी डन। अच्छा, एक यहाँ पर जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पर ना मॉरल सेंस नहीं है। आपकी जो रॉ इंस्टिंक्ट्स हैं दे डोंट हैव अ मॉरल सेंस। इनका प्राइमरी कंसर्न ये है कि आपके जो कोर सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो इमीडिएटली आपके पास अवेलेबल है। वो एक डिमांड रेस करती है कि भाई दिस इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको चोट हो रही है, तो तकलीफ आपको बता रही है कि आपने इस जगह का ख्याल रखना है। और कोई मिसाल के तौर पे उस हाथ में चोट लग गई है तो उस हाथ से आप हाथ को इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉर सम टाइम, वगैरह वगैरह। आपको बुखार हो गया तो आप तो आपकी बॉडी बता रही है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इट्स सिम्टम्स के जरिए ये सिम्टम्स के जरिए और बॉडीली सेंसेशन और इमोशंस के जरिए ये कम्युनिकेट करता है कि दिस इज व्हाट इज नेसेसरी। और इवेंचुअली अगर वो चीज नहीं मिलती तो फिर इंसान को पोटेंशियली नुकसान भी हो सकता है, अगर आप तरीके से उसको हैंडल ना करें। ये जरूर पॉसिबल है कि इफ यू आर फुली कॉन्शियस ऑफ दैट नीड। अब रमजान में हम पूरा दिन खाना नहीं खाते, तो सहरी में खाते हैं, फिर उसके बाद रात तक हम मगरिब तक हम ना खाते हैं ना पीते हैं। ऑलराइट, तो उस केस में हमें कॉन्शियसली पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि इमेजिन करें कि आप जो है वो, मैं आपको यहाँ पे गन पॉइंट में बिठा देता हूँ, रात तक आपने कुछ नहीं खाना। ठीक है, ना खाना है ना पीना है, बस आपके वो 5 मिनट है, आप खा पी के आ जाएं, बट उसके बाद फिर आप रात तक यहाँ बैठे रहेंगे और आपको कोई ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं आप। ऑलराइट, तो आपको कैसा फील होगा? ऑलराइट, तो स्टूडेंट टिपिकली रिस्पॉन्स ये होता है कि वी विल फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल और हमसे बर्दाश्त भी शायद ना हो और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन रमजान में हम ये काम कॉन्शियसली विद अ सेंस ऑफ पर्पस खुद से कर रहे होते हैं और वो हमें ऐसा इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। ऑलराइट, तो द मोर यू आर अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली द नीड इज, द मोर द कैपेसिटी यू गेन कि आप उस नीड को होल्ड करके अगर कोई ऐसा ऐसा जरूरी काम है उस वक्त आप तो कहीं और फोकस कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज आपने इग्नोर कर दिया उसको, कॉन्शियसली यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। ऑलराइट, कोई एक्सटर्नल काम हो गया, आप वहां पे ध्यान दे रहे हैं और ये नीड पीछे से इग्नोर हो रही है। व्हाट हैपेंस कि इसका अपना एक फिर एक सिस्टम होता है, वो ट्रिगर करता है और वो फिर सब्सिक्वेंटली इट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ अ काउंटर रिएक्शन इन दैट स्पेसिफिक मोमेंट। और हम्म। फिर आप जो है वो, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप एक नीड पे फोकस नहीं कर रहे तो योर इंस्टिंक्चुअल पार्ट विल अज्यूम कि आप किसी थ्रेट के ऊपर फोकस करें विच इज मोर नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। ऑलराइट, इसका मतलब है कि योर सिस्टम इज नाउ गोइंग अंडर स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल इज गोइंग टू गो अप। और उस केस में मिसाल के तौर पे आप भूखे हैं प्यासे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं भूख और प्यास को और आप किसी किसी काम में लगे हुए हैं, तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। ऑलराइट, अगर लेकिन बट आपको कॉन्शियसली अगर आपको पता है कि हाँ आप जानबूझ के आप नहीं खा रहे पी रहे, तो इवेंचुअली आपको हो सकता है गुस्सा है, बट यू विल बी एबल टू tame down yourself in that particular case. But if the more you ignore the need, the greater the possibility कि आप trigger। अच्छा, ये गुस्सा जो है फिर eventually ये instinctual part के बाद जो दूसरी वाली जो कॉलम है, uh, इमाम गुजारी ने लिटरली कहा है कि दिस इज लाइक अ डॉग इनसाइड ऑफ यू। पहली वाली जो साइड है दैट इज लाइक अ हॉर्स एंड अ पिग, और जो दूसरा जो कॉलम है अकॉर्डिंग टू इमाम गुजारी, दिस इज लाइक अ डॉग। आपके पास एक पालतू कुत्ता है, आपने रखा हुआ है आपकी हिफाजत के लिए। ऑलराइट, एंड इट इज गोइंग टू अटैक एनी थ्रेट दैट इट सीम्स इज अ थ्रेट। अच्छा, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये मिस जज कर जाए और ये थ्रेट apparently which is now, and it can make judgment mistakes, especially when you're not exactly aware कि what exactly is the need that you are ignoring। तो ये ऑटो पायलट पे चला जाता है eventually। the more you are ignoring your needs, the more autopilot response can actually come from this particular side। तो यहाँ पे जो आपका हम यहाँ पे ओवर जो नीड्स जी, बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक सेफ्टी से, या इसमें दीगर नीड्स भी आ जाती हैं? इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स भी इमोशनल नीड्स भी हैं। ठीक है। जो मिसाल के तौर पे आप को किसी ने धोखा दे दिया जानने वाले ने, ठीक है, अब आप जो है वो गम की हालत में बैठे हुए हैं। हम्म। और राइट, तो जो गम है आपका वो बेसिकली आपकी इंस्टिंक्चुअल, तो eventually उसमें फिर दैट इज अ काइंड ऑफ पेन दैट यू, मतलब वही चोट लगी है आपको साइकोलॉजिकल,
और चोट की रिकवरी का एक प्रोसेस भी है ऑफ कोर्स। और तकलीफ इंसान को उस वक्त होती है, उसी वजह से होती है। तो तकलीफ का मैसेज ये होता है कि भाई जस्ट सिट डाउन, डोंट डू एनीथिंग। ऑलराइट। और गम जो है ना वो किसी एक स्पेसिफिक घुटने में या फिर आप पेट में कहीं फील नहीं करते, आपको पूरी बॉडी में फील हो रहा होता है। तो पूरी बॉडी आपसे कह रही है कि भाई वी नीड टू सिट डाउन एंड जस्ट स्टे विद दिस। ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स अगर हम मसरूफ है तो हमारे पास इस काम को करने का टाइम नहीं है, और खास तौर पे अगर हमें इसकी सिग्निफिकेंस नहीं पता तो और ज्यादा हम इसको इग्नोर करते हैं, एंड इवेंचुअली वी ट्राई टू ओवरकम दिस एक्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। अब क्योंकि मॉडर्न लाइफ जो है बहुत तेज भी हो गई है। आज से अगर 200 साल पहले चले जाएं तो हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कितना ज्यादा टाइम अवेलेबल हो सकता है आपके पास आज से अगर 200 साल पहले आप मौजूद है। बट राइट नाउ थिंग्स आर सो फास्ट एंड बिजी के वी आर लाइक यार वो कि हमारे हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अपनी बॉडी के साथ बैठे और वो हम 3 घंटे गुजारें और उसके बाद फिर हम ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर हम निकलेंगे इससे और वगैरह वगैरह। तो हम उसको इग्नोर करते हैं और हम इग्नोर करने के बाद हम एक्चुअली आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि वो प्राइमरी नीड है और वो नीड पूरी नहीं हो पाई, वाई वाई बिकॉज कि वी वर बिजी, तो इवेंचुअली फिर हमारा जो डिफेंस साइड है वो फिर ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं दैट पर्टिकुलर केस। तो फिर हमें ज्यादा गुस्सा आएगा, हम ज्यादा इरिटेट करेंगे, हम ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगी हमें। राइट। तो और उसको भी अगर हम सप्रेस करेंगे तो फिर सब्सिक्वेंटली हमारी जो क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वो सारा आगे पीछे डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ आवर सिस्टम आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग दोज फीलिंग्स। मतलब पूरी बॉडी आपको फील करा रही है भाई आप गम की हालत में है इस वक्त, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ऐसी हार्मोनल एक्टिविटी जनरेट कर रहा है दैट इज एक्चुअली मेकिंग यू फील दैट वे। ठीक है, आपको डोपामाइन लेवल नीचे बिल्कुल चला गया, आपका सेरोटोनिन लेवल नीचे चला गया, ऑक्सीटोसिन लेवल बिल्कुल डिप्लीट हो गया। और राइट, बिल्कुल वैक्यूम है आपके सिस्टम में उन सारे हार्मोन्स का, मिसाल के तौर पे। एंड सब्सिक्वेंटली दैट इज देयर व्हाई बिकॉज यू शुड फील एंड यू शुड allow your system to readjust itself according to the new requirement। अच्छा, ये इसमें एक मैंने चीज इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे कि जब भी आपके हालात अब्रप्टली चेंज होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम ऑटोमेटिक इट हैज टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू रियलिटी। और ये न्यू रियलिटी कुछ भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे मौसम एकदम से बदल गया, सही है, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम बाकायदा इंटरनल सिस्टम्स को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है कि भाई अब मौसम ठंडा है, अब गर्म हो गया तो इवेंचुअली, और जितना रैपिडली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है उसी उसी हिसाब से फिर वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है आपके सिस्टम के ऊपर। अब अब उससे पहले मैं जो मिसाल दे रहा था वो किसी शख्स ने आपको धोखा दे दिया। ऑलराइट, अब धोखा का मतलब है कि नाउ देयर इज अ चेंज इन रियलिटी। आपकी जो रिलेशनशिप की डायनामिक्स थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। अब आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं यार ये इस इंडिविजुअल ने धोखा दिया तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी मेरे साथ ही कर दें वगैरह वगैरह। तो नाउ यू हैव टू व्यू द रियलिटी फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। ऑलराइट, तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी उसी हिसाब से नाउ चीजों को देख रहा है। तो अब योर सिस्टम हैज टू रीएडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रियलिटी व्हिच इज लेस सिक्योर फॉर एग्जांपल। और और इवेंचुअली फिर उसी हिसाब से फिर वो, तो दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस, सॉरी एलियोस्टेसिस। एलियोस्टेसिस प्रोसेस का नाम है। मतलब एलियोस्टेसिस का योर बॉडी इज नाउ एडजस्टिंग, एक प्रोसेस के अंदर एडजस्टमेंट। और जब आप एडजस्ट कर रहे हो तो आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के लिए फिर वो इवेंचुअली इट टेल्स यू कि भाई सिट डाउन। और उसको बैठाने का तरीका ये होता है कि वो आपको आपको तकलीफ का एहसास एक बिल्डअप होता है सिस्टम में, और तो तकलीफ का मतलब क्या, आप बैठ जाए ताकि बॉडी अपना काम मुकम्मल करे। तो एलियोस्टेसिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। और एलियोस्टेसिस का जो मकसद होता है वो अचीव करना चाहता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस दैट पॉइंट जहाँ पर अब आप एक इंटरनल और एक्सटर्नल जो रियलिटी है उसके दरमियान एक मुताबिकत अब आ गई। ठीक, अच्छा मिसाल के क्रिकेट। तौर पर एकदम से कुछ थ्रेट आ जाए आपके साथ, बताओ, ऐसे एग्जांपल दूं और मजीद, हाँ चले या चले सवाल पूछना हाँ चाहोगे? नहीं, असल में मैं कह रहा था कि एक सॉरी, आपका कैमरे पे आप शायद आपकी फिंगर आ रही है। मैं ये कह रहा था बेसिकली कि जो अच्छा। चार कंपोनेंट्स है ना, क्योंकि हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल उनके लिए पहली बार ये चीजें उनके सामने आ रही होंगी, राइट? तो उनके लिए इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हाँ, ना हो अच्छा, जाए मैं तो पहले वाले की डिटेल में चला गया बहुत ज्यादा। हाँ, मैं कहता कि थोड़ा सा कम शुरू में इनको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हर पार्ट को, फिर उसकी डिटेल में और उनका आपस में क्या लिंकेज, आई थिंक ओके, उससे लोगों को अब्जॉर्ब करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, हाँ सही है, ठीक है, फाइन जी, आप सही कह रहे हैं, पहले मुझे करना चाहिए था। जी जी।
तो जो आपका इंस्टिंक्चुअल साइड तो मेरे ख्याल क्लियर हो गई काफी हद ठीक है। तक। डिफेंस इज योर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल थ्रेट। थ्रेट अगर बड़ा क्लियर हो, ऑब्वियस हो, तो इमीडिएटली आपका सिस्टम रिएक्ट करता है और कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर अ, एकदम से शॉर्ट सर्किट हो और आग लग जाए कहीं पर, तो इमीडिएटली आप वहां से भागेंगे और कुछ कुछ ना कुछ काउंटर मेजर लेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोई आपके सामने तो खतरनाक किस्म का जानवर आ जाए, कोई शेर आ जाए, तो इवेंचुअली योर बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंड, एक कुत्ते मेरे पीछे रुक गए और बहुत छोटा सा था, मैं कहीं जा रहा था, बहुत सारे कुत्ते आ गए एकदम से, राइट। तो व्हाट हैपेंस कि इस तरह की सिचुएशन में आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। आपका हाथ जो है वो इस्त्री पे लगता है, तो आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि आपको पीछे हटा रहा है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे। तो इट इज योर डिफेंस पार्ट विच इज रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट। गुस्सा आ रहा है आपको मिसाल के तौर पे किसी पे, तो ये डिफेंस पार्ट आपका एक्टिव हो गया है। तो इट हैज लाइक फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज एंड फॉर्म। ठीक है। फ्लाइट और फाइट तो बड़ा सिंपल सा समझना होता है। फ्रीज और फॉर्म में थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल है, उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो है ये आपकी एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उसके साथ डील करती है। मतलब आपके सोशल नॉर्म्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, आप एक इदारे में जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें जो है फिर स्किल सीखे हुए हैं, उस स्किल्स को आप अप्लाई कर रहे हैं। ड्राइविंग मिसाल के तौर पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जो रूटीन की एक्टिविटी है उसके पैटर्न्स आप सीख लेते हैं, और इवेंचुअली दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन और सिस्टम एक्चुअली रिस्पॉन्ड्स। आपने गाड़ी चलानी तो ये पार्ट एक्टिव हो जाएगा, और वो इवेंचुअली फिर आप बगैर सोचे समझे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको बहुत तजुर्बा हो गया तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बहुत ट्रेंड हो गई है वो काम करने के लिए। आप खाना पका रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप जब आप खाना पकाना या ड्राइविंग करना सीख रहे होते हैं, तो आपकी सेल्फ है, सॉरी जो लीडरशिप पार्ट है, दैट इज एक्टिव इन दैट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, जिसका पहले आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। बट आप उसको कई कई दफा प्रैक्टिस की, आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपने वो चीज सीख ली, तो वो चीज ऑटो पायलट होती है। ऑलराइट, तो दिस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जिसको इमाम गजाली ने वजीर वजीर किस तरह दिया। वजीर का काम ये कि वो कल्ब पे करे, अकॉर्डिंग टू इमाम गजाली। जो हाउ वाला पार्ट है ना, हाउ हाउ टू डू समथिंग, हम्म। वाई जो है वो आपका कल्ब रिस्पॉन्ड, कल्ब जो है वो डिसाइड करेगा कि वाई यू वांट टू डू समथिंग। आइडियली आइडियली द कल्ब इज सपोज टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी डन, और उसके बाद जो हाउ पार्ट है वो फिर उसमें वजीर फिर आ जाता है। अच्छा, इसमें एक मिसाल के तौर चीज, पर सफर पे जाना है। एक चीज जी मैं पूछना चाहूंगा, सॉरी अपन इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज जी ये कि जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जी 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 जी। ठीक है ना? कुछ तो यहाँ पे जो अनकॉन्शियस, लीडरशिप, तो लीडरशिप इज मोर ऑफ द कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, कॉन्शियस एडमिनिस्ट्रेशन साइड, इज द या अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इज इट लाइक दैट? एग्जैक्टली। तो वो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, दैट इज योर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। हम्म। और जो कॉन्शियसनेस है आपकी, कॉन्शियस अवेयरनेस, वो आपकी लीडरशिप साइड पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है। लीडरशिप मैंने मेरे ध्यान में आया, मैंने क्या नाम दूं उसका, मैंने लीडरशिप रख दिया। तो इसको मतलब यू कैन यूज सम अदर टर्म आल्सो, और अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने और लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। मतलब ये वो वाला कोई पार्ट है इसको आपका राइट जिसमें विंग आप है। आप शऊरी तौर पे चीजों को कर रहे हैं, फुल्ली यू आर कॉन्शियस अबाउट थिंग्स, राइट? ये वो वाला पार्ट है आपका। हाँ जी बिल्कुल। ठीक तो है। कॉन्शियसली भी, और मतलब दिस इज द पार्ट जिसमें आपको सही और गलत की और फायदे नुकसान की एक सेंस आ रही होती है कि यार ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। हम्म। तो जो कॉन्शियस सेल्फ है ना, दैट इज दैट। ठीक है। ऑलराइट। और जो मॉरल इंट्यूशन है, दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम दिस साइड। कंपैशन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम दिस साइड। बहुत सारी जो अच्छी क्वालिटीज है ना, मतलब, इमाम गजाली ने एक और टर्म यूज की है, रूह इंसानी। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं, दे आर ऑल रूह हैवानी, दिस पर्टिकुलर साइड इज रूह इंसानी। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी रूह इंसानी में आएगी, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जानवरों में आपको इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलती। जो डिफेंस साइड और इंस्टिंक्चुअल साइड है वो जानवरों में डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है और जो लीडरशिप साइड है जानवरों में एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो दिस इज योर रूह इंसानी, and all of those positive traits that you have, compassion and empathy and moral sense, वगैरह वगैरह, all of them actually exist on this side.
लीडरशिप वाली साइड पे। एडमिनिस्ट्रेटिव वाली जो अ, साइड है, जी क्या ये इस वजह से जानवरों में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये हम बाद में खुद से कंडीशन होते हैं, सीखते हैं, और जानवरों के अंदर उस तरह से सलाहियत नहीं है, ऐसे कोई और रीजन होती है? नहीं, जानवरों में अ, मतलब न्यूरोलॉजिकली देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस आल्सो इन द ब्रेन स्ट्रक्चर एज वेल। मतलब अगर आप किसी मैमल का दिमाग अगर देखें और इंसान का दिमाग देखें तो देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। बहुत कम जानवर हैं जिनका दिमाग से थोड़ा सा क्लोज आता है, और इंटरेस्टिंगली जिन जानवरों का दिमाग इंसान के क्लोज आ रहा होता है ना, उनकी हरकतें भी कुछ काफी इंसानों से, फॉर एग्जाम्पल ऑर्कास की भी एग्जाम्पल, ऑर्कास एक जो व्हेल शार्क जो एक है जानवर, तो मतलब दे लिटरली हैव कंबाइंड फैमिली सिस्टम। उसमें ग्रैंड मदर जो है अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनकी ट्रेनिंग कर रही है। मतलब बहुत सारी इस तरह की हरकतें वहाँ पे हो रही होती हैं, जो लैंग्वेजेस होती हैं जानवरों में। तो वो कुछ काफी हद तक आपको कुछ चीजें मिलती हैं वहाँ पे, विच आर वेरी मच। बट जो मॉरल सेंस वाली जो चीज है वो ऑब्वियसली जानवरों में नहीं। एग्जिस्ट नहीं करी। और जो फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री विल आल्सो डू नॉट एग्जिस्ट इन एनिमल्स, दैट इज अ टिपिकल ह्यूमन ट्रेट। क्रिएटिविटी जिस तरह आपको इंसानों में नजर आती है, वह वो क्रिएटिविटी आपको जानवरों में नजर नहीं आती। जिस लेवल की कम्युनिकेशन इंसान कर सकता है, उस लेवल की कम्युनिकेशन जानवर नहीं कर पाते। ऑलराइट, तो ये सारी जो आपकी लीडरशिप साइड है, दैट हैज ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर आपने बहुत सारी ऐसी आप बातें लोगों से कर रहे होते हैं जो बिल्कुल रूटीन की होती हैं, और आप बिल्कुल सोच नहीं रहे होते, बट स्टिल यू आर स्पीकिंग डे टू डे। मिसाल के तौर पर मौसम के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, but oftentimes you have to be very cautious of what you're saying and very careful of what exactly is going to be the impact of whatever you are saying to other people. So in this sense, आपकी the leadership side becomes active when you are having a conversation with other people. ठीक In है। this sense, क्या मैं इस तरह से कह तो सकता हूँ ये उसको? आपकी क्या इस तरह से मैं मतलब इसको सॉरी। हाँ, जी मैं कह रहा था कि क्या मैं इस तरह से इसको कह सकता हूँ, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक हमारा शख्सियत का वो पहलू है जो कि प्री प्रोग्राम्ड है, जो बाय बर्थ हमें मिला है, जिसमें आपका जी 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 इंस्टिंक्चुअल पार्ट भी आ जाता है, जिसमें आपका डिफेंस का पार्ट भी जी तक आ जाता है। जी जी अच्छा, एक वो जी पार्ट है जो हमने पैदा होने के बाद या तो आइदर दुनिया ने हमें कंडीशन किया या हमने उस चीज को रेपिटेडली जी करने के बाद अपने अंदर प्रोग्राम किया है। और जी एक पार्ट वो है जिसमें हम प्रोग्रामिंग की वजह से नहीं चल रहे, बल्कि शऊरी तौर पे चीज़ों को एनालाइज करके देख रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्यों करना है, क्या नहीं करना। क्या इस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो दुनिया की जो कंडीशनिंग है, हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कंडीशन कर रहे हैं, मास्टर कंडीशन कर रहा है, तो वो सारी की सारी कंडीशनिंग इज एक्सेप्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। उसको वजीर बोले, मैनेजर बोले, लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन बोले। एक पार्ट हमारा इसके ऊपर स्पेसिफिकली रिचर्ड श्वार्ट्ज साहब जो है वो उन्होंने काम किया, और अकॉर्डिंग टू हिम एक पार्ट हमारे जात में ऐसा होता है विच इज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड एंड विच इज कम्प्लीटली प्योर। दुनिया दुनिया जहाँ के मुसीबतें हमारे सर के ऊपर नाज़िल हो जाए, और वो मिसाल के तौर पे, अब ये इतनी थेरेपिस्ट है रिचर्ड श्वार्ट्ज, उसके पास पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत ही खौफनाक किस्म के हालात से गुजरे होते हैं। कोई फौजी हो बेचारा, जंग पे गया और वहां से वापस आया, वगैरह वगैरह एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग अब्यूजिव किस्म की रिलेशनशिप्स में लोग होते हैं। बट व्हाट हैपेंड, रिचर्ड श्वार्ट्ज का एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा मैं उसको बताता हूँ। कहते हैं जब मैं लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो बड़ा डिफिकल्ट पास्ट इनका होता है, जब व्हेन ही इज हैविंग कन्वर्सेशन विद दीस पीपल, ऑफन टाइम ड्यूरिंग कन्वर्सेशन a new personality emerges from somewhere, और वो बड़ी विजडम होता है उसके अंदर, और बड़ा कंपैशन भी होता है, और उसको बड़ी डेप्थ से वो समझ में आ रही होती है कि सिचुएशन है क्या, सही गलत की भी सेंस होती है। ऑफन टाइम वो बड़े चंद सेकंड के लिए या चंद मिनट के लिए वो पर्सनैलिटी सामने आती है, और उसके बाद फिर जो पेशेंट है वो वापस से अपनी रिएक्टिव साइड के ऊपर चला जाता है। तो जब ये कई दफा हुआ तो अच्छा, रिचर्ड श्वार्ट्ज का एक एथियस्टिक किस्म का फैमिली बैकग्राउंड भी था, वो खुद भी एथियस्ट था। जब उसने इस तरह की ऑब्जर्वेशन जब उसको कई दफा हुई, और करीब 10 10 12 15 साल तक ये देखता रहा कि यार ये क्या हो, व्हाट्स हैपनिंग, मतलब वो जो ये इतना, ये कौन सा पार्ट है आपकी जात का जो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, और वो शॉर्ट टाइम के लिए आता भी है, और वो, तो उसने फिर टेक्निक पे ऐसी कुछ तो एक्सप्लोर की कि हाउ डू यू एम्पावर दिस पर्टिकुलर पार्ट
and come into, so that this part can actually come into the leadership side and take hold of the whole personality. और फिर जो हीलिंग का जो सारा प्रोसेस है वो उसमें वो एक बुनियादी किरदार अदा करे। तो इसने फिर रिलीजन को स्टडी किया और फिर इवेंचुअली अकॉर्डिंग टू हिम जो सोल का जो कॉन्सेप्ट रिलीजन से मिलता है आपको, उसको फिर काफी सिमिलैरिटी मिली रिचर्ड श्वार्ट्ज को कि यार ऑल्दो के साइंटिफिकली उसकी कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही, लेकिन रिलीजन जो है वो उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, दे आर आइडेंटिफाइंग कि इंसान के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो ऐसी है। तो आपके जो फिजिकल साइड है ना, आपकी जात का जो फिजिकल हिस्सा है, मतलब योर योर द वजीर इज आल्सो इट्स अ प्रोग्रामेबल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम्म। माशाल्लाह उसको प्रोग्राम करा, ठीक है, बट another part of you which is probably divinely programmed or what, and it doesn't get damaged at all no matter what happens. तो आपकी जो मॉरल सेंस है मिसाल के तौर पे it remains there no matter what happens with you. यानी लीडरशिप वाले अब हमारे साइकोपैथ का मुझे यानी जी लीडरशिप वाले हमारे कंपोनेंट में एक प्री प्रोग्राम हिस्सा उसका भी होता है, जो ज़ाहिर है जैसे आप कह रहे हैं। हम मॉरल सेंस अल्लाह ताला वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सूरह शम्स की आयत नंबर 8 जो बता रही है कि वो ये वाला पॉइंट मैंने वहां से लिया है कि तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ चीजें इस हमारी रूह के अंदर डाली हुई है जो हमें गाइड करती है इवेंचुअली। जो माशरे के जो मतलब हमारा लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, उससे वो चीज अफेक्ट नहीं होती एट द एंड ऑफ द डे। जितना भी आपके साथ हो जाए, हालात और वाकयात अलग हो जाए, तो इवेंचुअली दिस पर्टिकुलर सेंस विल रिमेन देयर इनसाइड ऑफ यू एंड इट विल कम आउट एंड ऑफन गाइड यू एज वेल। हाँ, लेकिन हम उस वाले जो प्रोग्राम पार्ट है उसको हम ज़रा स्ट्रिंग्स और डिफेंस वाली साइड में तो नहीं डाल रहे, राइट? तो अगर वहां नहीं डाल रहे इसको हम नहीं डाल तो फिर ये लीडरशिप इसको वाली साइड में वही हो गई। इसको इसलिए नहीं डाल रहे बिकॉज जो पहले 3 कॉलम्स है ना, इंस्टिंक्ट, डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, हम्म। इनका जो प्राइमरी एम है वो आपका आपका वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। डिफेंस भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करी इन सेंस कि हाउ डू यू फिट इन द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ किस तरह आप एडजस्ट होगे ताकि आप सर्वाइव कर सको उसका। ऑलराइट, बट जो आपकी मॉरल सेंस है वो आप जरूरी नहीं कि वो आपके फेवर में काम करे। हो सकता है कि आपसे गलती हो और आप एक्सेप्ट करें, अभी देखिए मुझसे गलती हुई है, उसका उसका आपको एक प्राइस पे करनी पड़े। ऑलराइट, बट वो आपका जो जमीर है वो आपको वो करने पे स्टिल मजबूर करता है डिस्पाइट द फैक्ट वो चीज आपके इंटरेस्ट में नहीं जा रही हो सकता है कि वो आपकी जो मॉरल इंटुइशन है वो कल्चरल प्रोग्रामिंग के बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हो, कल्चरल वैल्यूज कुछ और कह रही हो और आपकी मॉरल इंटुइशन आपको बोले नहीं भाई ये चीज जो है वो सब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है, और आप स्टिल वो अ, अपनी मॉरल इंटुइशन को फॉलो करें डिस्पाइट द फैक्ट माशाल्लाह आपको बोले यार ये पता नहीं कैसा कपटी इंसान है, ये अजीब दिमाग इसका खराब हो गया और वो वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो अब दैट इज व्हाई इसको अलग से हमने आइडेंटिफाई किया है। तो आई एम And अज्यूमिंग often कि टाइम आपकी जो मॉरल इंटुइशन दूसरों के फायदे के लिए भी सोचती है, एंड ऑफन टाइम इट इवन थिंक्स अबाउट अदर, कोई ऐसा एस्पेक्ट भी वो शायद उसको समझ में आ जाए कि दूसरे गलती करते हुए नजर आएंगे, आप उनको मना करेंगे, दूसरे आपसे नाराज भी होंगे, बट आप सिर्फ उनको मना करेंगे भैया देखो भाई आप ही काम कर रहे हो ठीक नहीं है, आपको नुकसान होगा इससे। राइट, तो आपका सोशल सोशल जो कनेक्शन है वो भी डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा होगा, बट स्टिल यू माइट से नहीं यार दिस इज रॉन्ग, दिस मस्ट नॉट बी डन। जी सॉरी। राइट, हाँ, मैं कहना ही चाह रहा था कि हम क्या ये कह सकते हैं कि जो बंदा सेल्फ अवेयर फिर नहीं है, यानी कि अभी तक जो जी डिस्कशन हुई है, तो वो उसकी जो इंस्टिंक्चुअल या डिफेंस वाली एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंपोनेंट्स है वो इसको लीड करें रादर देन जो उसका मॉरल जी जी कंपोनेंट या बिल्कुल, लीडरशिप वाला पार्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो भी एक्टिव हो सकती है ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और हम्म। डिफेंस साइड उस वक्त ज्यादा एक्टिव होती है जब आप ट्रिगर होते हैं। ऑलराइट, तो कोई ऐसा आपके सामने इंसिडेंट हो जो बहुत ज्यादा आपको खौफ में मुब्तला कर दे इंटरनली। ऑलराइट, तो इट इज मोर रिएक्टिव, और सिचुएशनली वो रिएक्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो आपके रूटीन के मामला को वो आपकी जो हैबिट्स है मिसाल के तौर पर सही हैबिट है गलत हैबिट है जो भी है, तो वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड उसको ऑटो पायलट पे चलाती रहती है। ठीक है, सही है। सो आज के हमारे सेशन में ज़रा मैं चाहूँगा कि हम इस स्लाइड से भी फ़ायदा उठाएं, और साथ साथ जो नीड्स वाली आपने बात की थी ना शुरू में, कि अगर नीड्स इंसान को ना पता हो तो फिर ज़रा इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसके बहुत सारे दीगर जी नुकसान भी होते हैं।
तो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट टॉपिक, इस स्लाइड के वाले से आज के पर्टिकुलर सेशन में आप कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि इसके हवाले से फिर हाँ, ज़रा एक हमारे बहुत आने वाले इम्पोर्टेंट, सेशन में मजीद फिर इस पर हम ज़रा बात करेंगे। जी जी। जी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया। जी जी वो ये बोलिए। कि ये जो चार अलग अलग पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, दे कैन गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, इट कैन डेफिनेटली लर्न सर्टेन थिंग्स जो आपकी इंस्टिंक्चुअल साइड के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो जरूरी है। हम्म। मिसाल के तौर पे नॉट हाइडिंग, नॉट शोइंग योर इमोशंस टू अदर पीपल। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं विच गोज अगेंस्ट योर इंस्टिंक्चुअल साइड। आप स्कूल जाते हैं, आपको आपको वॉशरूम जाना है, टीचर बोलता है नहीं, चुप चुप करके बैठ जाओ, आधे घंटे से पहले वॉशरूम नहीं जाना। ठीक है, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो बोलती है ओके फाइन, आई हैव टू accept the norms of the this environment and subsequently suppress whatever my instinctual side। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और इंस्टिंक्चुअल साइड के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इसी तरीके से आपकी जो डिफेंस साइड है और इंस्टिंक्चुअल साइड, उसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। व्हाई? बिकॉज योर डिफेंस साइड माइट लर्न कि जो देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ मी दैट इज गेटिंग मी इनटू ट्रबल। ऑलराइट, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, कुछ है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं नुकसान उठाता हूँ, देयरफॉर आई नीड टू हाइड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मी, जिसकी वजह से और सब्सिक्वेंटली उसको उसके लिए फिर आप व्हाट यू कैन डू। तो जो एडिक्टिव टेंडेंसी है ना इंसान के अंदर, वो डिफेंस की तरफ से आती है। आपकी जो हैबिट्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की तरफ से होती है। और जो जो एडिक्टिव टेंडेंसीज है, और एडिक्शन इज बेसिकली एन एस्केप। आपकी इंस्टिंक्चुअल साइड एक नीड रेज कर रही है, वो डिमांड कर रही है भाई दिस इज नेसेसरी, दिस नीड्स टू बी डन। हम्म। और जो आपकी डिफेंस साइड है वो मुसलसल उसको एडिक्टिव किसी हैबिट के जरिए, एडिक्टिव किसी मतलब जो भी आप एडिक्शन, उसके जरिए इट इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेन। जो एडिक्शन के एक्सपर्ट्स को कहते हैं, एडिक्शन इंसान उस वक्त करता है जब आपने एक किसी इंटरनल तकलीफ से, इंटरनल कोई आपको डिस्कम्फर्ट है शरीर किस्म का, उससे आप अ, भागना चाह रहे हो, यू वांट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्रॉम दैट पेन। तो डिफेंस और इंस्टिंक्ट के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और इंस्टिंक्चुअल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये अच्छा इंटरेस्टिंगली इमाम गजाली हैज वेरी क्लियरली मेंशन दिस थिंग इन हिज कीमिया सादत, कि ये कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है ना, ये इंसान को सुकून में नहीं रहने दे सकती। आइडियली देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल फोर ऑफ दीज कंपोनेंट्स। हम्म। हर एक की अपनी अपनी एक स्पेस है इंसान की जात के अंदर, हर एक का अपना अपना एक रोल है। और सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चारों के चारों अगर एक मतलब इट इज लाइक अ हाउस जिसमें चार लोग रह रहे हैं। चारों के दरमियान अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इवेंचुअली घर में सुकून होगा। और अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो इवेंचुअली फिर वो जो तो मेंटल इलनेस के बारे में जो लोगों ने लिखा है, इट इज ऑफन बिकॉज कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे अंदर। और हम कुछ नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे होते बिकॉज हमारा डिफेंस और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो कुछ ऐसा कर रही है विच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम फुलफिलिंग अ पर्टिकुलर नीड। ठीक है, तो मतलब इसमें वो डिफेंस साइड जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड किसी दूसरी नीड को प्रायोरिटाइज कर रही है। नीड्स बहुत सारी हैं, एक स्पेसिफिक नीड मिसाल के तौर पर पेन से भागना एज अ नीड, पेन खत्म हो जाना इज अ नीड। तो उस पेन को खत्म करने के लिए कोई शॉर्ट टर्म मिसाल के शॉर्टकट आपने इस्तेमाल कर लिया। हम्म। ऑलराइट, तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन। ठीक है, तो इस वजह से दो सवाल फिर दिमाग में आते हैं। एक एक तो ये कि है ये इनर हार्मनी इन चारों कंपोनेंट्स के दरमियान कैसे क्रिएट किया जाए, एक सवाल तो ये हो जी सकता है बिल्कुल। इसका। और दूसरा इसका थोड़ा सा अगर मैं एक सिचुएशन के साथ लिंक करूँ, ये दूसरा सवाल बन सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक नीड है, बंदे की जेन्युइन नीड है, लेट्स से समवन नीड्स टू गेट मैरिड फॉर एग्जांपल, राइट? जी एंड फॉर सम रीजन वो नहीं हो पा रहा, इन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं हो पा रहे, या कोई और रीजन है। तो ऐसे इन्वायरमेंट हाँ में किस तरह अपने आप को इंसान एक एक क्या कहना चाहिए इसको, हाँ हार्मनी क्रिएट कर सकता है, एक बेहतर सिचुएशन में रह सकता है? जी, इसमें हाँ ऑफ कोर्स दिस रिक्वायर्स सम डिटेल्ड डिस्कशन। अच्छा, इसमें एक और मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँ हम्म। कि वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड मीन्स। मीन्स कुछ होती है इंसान की लाइफ में, और ऑफन टाइम वी आर कंफ्यूजिंग मीन्स विद नीड्स। ठीक है। अब नीड जो है मिसाल के तौर पे, अब शादी वाले केस में द नीड इज टू रिप्रोड्यूस, हम्म। the need is to have a companionship। ठीक है। ऑलराइट, और उसका एक जायज तरीका शरीयत ने बताया कि भाई आप शादी वाला रास्ता फॉलो करें। ठीक है, तो उसका नाजायज तरीका भी हो सकता है ऑफ कोर्स। दुनिया में ऑफ कोर्स लोग उसको नाजायज तरीकों को भी फॉलो करते हुए आपको नजर आएंगे। तो नीड जो है वो एक एग्जिस्ट कर रही होती है आपके सिस्टम में, और उसको
फुलफिल करने के लिए जायज और नाजायज डिफरेंट किस्म के तरीके हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जब वो नीड फुलफिल नहीं हो पाती तो फिर ऑब्वियसली डेस्परेशन क्रिएट होती है इंसान के अंदर। और डेस्परेशन का डेफिनेटली एक फाइनाइट लिमिट है इंसान में बर्दाश्त करने की। और वो जो सूरह बकरा की आखिरी वाली आयत है ना कि अल्लाह ताला इज गोइंग टू ओनली जज यू बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। हम्म। तो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आयत on this basis कि what is your capacity to bear this desperation, because एक definitely एक finite limit है आपकी। आप unintentionally भी उस limit मतलब you can overreact and do something which is खिलाफ शरीयत। why? Because you are so desperate। that is why it is very important कि society itself, not just individual but पूरा जो माशरा है वो एक दूसरे का ख्याल रखे और वो नीड्स को जो जायज तरीके हैं नीड्स को पूरा करने के लिए और जो भी इंतजाम हो सकता है वो नीड्स को पूरा करने का वो होता रहे। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुकर से पॉवर्टी से पनाह मांगी है, बिकॉज पॉवर्टी कैन एक्चुअली मेक यू डेस्परेट एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन डू सर्टेन थिंग्स। हम्म। जो उस तरह की हदीस है ना कि फुकर जो है ना कुफर की तरफ इंसान को ले जा सकता है। राइट। तो desperation can actually lead to that is what is the responsibility of the whole society के वो एक दूसरे का लोगों की नीड को समझ के उनके हिसाब से फिर वो इंतजामात हो ताकि लोग डेस्परेट ना हो और डेस्परेट होने के बाद फिर कोई ऐसा काम ना करें विच इज हार्मफुल। ठीक है, चले इसमें एक तो दो दो एंगल्स आ गए ना। एक तो सोसाइटी को क्या करने की जरूरत है, राइट। लेकिन जी अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो अगर बंदा ये जी सोचे कि ठीक मैंने इनर हार्मनी किस तरह से क्रिएट करनी है इन चार कंपोनेंट्स के दरमियान, तो वो क्या करे। नंबर वन। नंबर टू, जैसे जी शादी वाली एग्जांपल ले लें, लेट्स से नहीं हो पा रही, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे या जो भी रीजन है, जी। तो अब वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें इन ऑर्डर टू रिमेन पीसफुल एंड परेशान ना हो उससे ज्यादा। वो तो जेन्युइन नीड है उसको तो पूरा कर होना जरूरी है ऑफ कोर्स। हम्म। और दैट इज व्हाई अब इसमें ऑफ कोर्स शादी वाली जो नीड है वो क्या कहते हैं इंसान अकेला पूरा नहीं कर सकता। उसमें ऑब्वियसली आपकी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको किसी दूसरी फैमिली को एंगेज करना पड़ता है। तो सर सोशल थिंग राइट। दैट इज व्हाई मैं सोशल को भी बीच में लेकर आ गया कि सोसाइटी हैज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ईच अदर। कि बहुत सारी नीड जो है इंसान खुद से पूरा अकेले नहीं कर सकता, ठीक उसके है। लिए दूसरों का भी होना बहुत जरूरी है। शादी इज वन ऑफ ठीक है। देम। ठीक है। और अगर हम इनर हार्मनी क्रिएट करने की बात करें, जनरली जनरली जैसे आपने कहा ना कि अगर इनके इन पार्ट्स के दरमियान भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, तो अगर जी ज़रा इंशाल्लाह आइंदा सेशंस में इसको मजीद तफसील से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पर अगर आप एक समराइज वर्जन को शेयर करना चाहें कि इसके लिए इंसान हाँ, मोटे मोटे उसका क्या शॉर्ट जी जी जी। उसका शॉर्ट आंसर ये है कि अब ये तीन जो पार्ट्स हैं इंस्टिंक्ट डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अब ये तीनों की अलग अलग लैंग्वेज है, इन तीनों के अलग अलग न्यूज है और इन तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। ऑलराइट। तो जस्ट लाइक आप एज अ क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर होते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन करते हैं, एक जज होता है वो दो इंडिविजुअल के दरमियान, तीन इंडिविजुअल के दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। जस्ट लाइक दैट कॉन्शियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इन तीनों की क्या अलग अलग नीड्स हैं, ये क्या लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, ठीक है, एक किस लैंग्वेज में बात करते हैं। ऑलराइट। मिसाल के तौर पे जो इंस्टिंक्चुअल साइड है आपकी वो आपको अल्फाज में ऑब्वियसली बात कम्युनिकेट नहीं करती। तो मैंने एक आर्टिकल मैंने डाला हुआ अपने ब्लॉग के ऊपर, तो वो उसमें ये एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि आज से कोई मतलब जो इवन रूरल एरियाज में अभी अगर आप जाए ना तो वहाँ पे एक इंसान का जानवरों के साथ एक ताल्लुक होता है। आपके पास भेड़ बकरियां हैं, मवेशी हैं। तो व्हाट हैपेंस कि जब आप उनके साथ टाइम गुजारते हैं ना तो यू आल्सो लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद दैट पार्ट ऑफ योर ओन बीइंग दैट इज सिमिलर टू दोस एनिमल्स। एक जानवर को आपने एक बात समझा रही है, मिसाल के तौर पर एक घोड़े को एक बकरी को आपने एक बात समझा रही है, कैसे समझाई? हम्म। ऑलराइट, आपने फलसफे में पीएचडी किया हुआ है हम्म। आप। ऑलराइट, आपने इंग्लिश लिटरेचर में उर्दू लिटरेचर में पीएचडी किया हुआ है, बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग टू दैट हॉर्स। तो हाउ वुड यू डू दैट? तो अब उसके लिए जो कम्युनिकेशन का तरीका है उस घोड़े के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट है ऑब्वियसली। तो जस्ट लाइक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड के ये जो इंस्टिंक्चुअल साइड और डिफेंस साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, इनकी क्या लॉजिक है, इनकी क्या लैंग्वेज है, इनकी क्या प्रायोरिटीज है, इनकी क्या तो जितनी ज्यादा हमारी इनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती चली जाएगी द मोर वी विल बी एबल टू create arrangements
to resolve the conflict that are required. अब रिचर्ड शॉर्ट ही कहता है कि you need to first engage with the वजीर. तो मैनेजर की यहाँ पे टर्म आ रही है ना तीसरे कॉलम में, हम्म। तो मैं मैनेजर की टर्म यूज की है रिचर्ड शॉर्ट ने, कह रहा है you need to first, जो पहला स्टेप होगा कि first you need to engage the manager, because मैनेजर आपके रास्ते में खड़ा हुआ है, and manager is not allowing you to reach to those instinctual needs जो वो समझता है कि अगर वो सामने आई तो it is going to create some trouble. तो subsequently first you have to negotiate with the manager. मैनेजर को समझा के फिर आप सोसाइटी को उठाते हैं, फिर eventually फिर आप यू आर एबल टू अन 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 क्या कहते हैं उसको आप अन वर्ड क्या क्या वर्ड हो सकता है, you get to that point यहाँ पे you're able to understand what are those suppressed needs in that sense. तो पहले आपने मैनेजर एंगेज करना है, फिर आपने फायर फाइटर को एंगेज करना है, फिर आपने जो एग्जाइल की टर्म एग्जाइल इसीलिए इसने यूज किया बिकॉज वो सप्रेस हो गए हैं. दैट इज व्हाई द टर्म इज देयर एग्जाइल अकॉर्डिंग टू रिचर्ड श्वार्ट्ज. तो वो उसके ऊपर फायर फाइटर बैठा हुआ और उसके ऊपर मैनेजर बैठा हुआ, दोनों बैठे हुए, राइट. और वो दोनों इस परसेप्शन से बैठे हुए कि अगर वो नीड निकल के आएगी तो इट इज गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल. मिसाल के तौर पे अगर आप बचपन में आपकी अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्ती से हुई है तो इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल यू माइट डेवलप दिस प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, या फिर आपको ओसीपीडी हो जाए, बहुत ज्यादा सफाई के, यू माइट बिकम ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस, राइट. और इन दैट केस यू माइट become overstressed because आप इतने ज्यादा obsessed हैं. So what's happening is there are some needs which are being suppressed uh, on the instinctual level, और उसको जो मैनेजर और फायर फाइटर जो है एक सर्टेन रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं जो एक दूसरी नीड को डेफिनेटली फुलफिल करें, दैट इज टू मेक यू फील सेफ, बट एट द सेम टाइम देयर इज सम अदर नीड आल्सो व्हिच इज बीइंग सप्रेस्ड इन द प्रोसेस. तो पहले आपको तो स्टेप बाय स्टेप यू एंगेज, आखिर में पहुंच के फिर आप उस नीड को समझ के, इंस्टिंक्टिव नीड को समझ के फिर उसको ऑल्टरनेटिव तरीके से पूरा करने की कोशिश करना है. तो उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट लोगों ने लिखा है. यूंगियन मेथड में अलग आपको पॉइंट्स मिलेंगे, रिचर्ड श्वार्ट्ज ने अलग एक फ्रेमवर्क दिया है, और न्यूरोलॉजिस्टों के पास जाएंगे तो आपको एक अलग, अभी मैं आयन मैकगिलक्रिस्ट को मैंने तफसील से पढ़ना शुरू किया, मैं इसकी पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा था, मैंने उसको जरा तफसील से पढ़ना शुरू किया तो इसने डेफिनेटली अलग मेथड्स डिस्क्राइब किए होंगे कुछ ना कुछ. इकबाल को पढ़ेंगे तो वो आपको अलग एक एडवाइस देते हुए नजर आएंगे. इकबाल में खेद और किल दोनों का कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा इकबाल ने डिस्कस किया है अपनी शायरी में. तो अब जो लेमैन है फॉर एग्जांपल, जिसको इन चीज़ों का नहीं पता, ना उतना इन टेक्निक्स को वो जानता है या उसको इन कॉन्सेप्ट्स का उतने डेप्थ में नहीं पता, तो वो फिर आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे, कहाँ से वो स्टार्ट करे, उसका क्या जर्नी होनी चाहिए टू बिगिन विद? अब उन्हीं के लिए तो हम वीडियोस बना रहे हैं. हाँ ठीक है, हमारे एक तो स्टेप ही हो गया कि हमारी वीडियोस देखें। ठीक है, सही है. सो आई बिलीव कि दैट इज फिर बाकी फिर अब ये लिटरेचर ऑब्वियसली इज अवेलेबल, अगर कोई पढ़ना चाहता है डेफिनेटली पढ़ सकता है, बट ऑब्वियसली आपको ये सवाल है लेमैन क्या करे. लेमैन के पास मे भी शायद इतना अचीवमेंट ना हो कि वो इमाम गजाली को तफसील से पढ़ सके, और तार्जुम इज टिपिकली डिफिकल्ट, आसान नहीं है इनको पढ़ना, बहुत मुश्किल मुश्किल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं. रिचर्ड श्वार्ट्ज को पढ़ना निस्बतन आसान है. पीटर लिवीन को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, पीटर लिवीन को पढ़ना आसान है कंपैरेटिवली. तो अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आई कैन रिकमेंड बुक्स, बट ऑल्टरनेटिवली हम ये कर सकते हैं कि हम एक समरी रिकॉर्ड करें, और कीपिंग इन व्यू डिफरेंट इश्यूज, मतलब किसी को अगर एंजाइटी का इशू है तो वो क्या करे, किसी को एडिक्शन है तो वो क्या करे, और किसी को बेचारा डिप्रेशन में मुब्तला है तो वो क्या करे, लैक ऑफ मोटिवेशन का मसला है तो वो क्या करे. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आ रहा है, वो किसी डिप्रेशन कॉज कर रहा है या फिर वो दूसरी हैबिट क्रिएट कर रहा है, ओवर रिएक्शन का मसला वगैरह वगैरह जो भी इश्यूज हैं अगर, तो हाउ डू वी use this framework to get to the root cause and eventually resolve. तो उसमें हम अलग अलग वीडियोस जो है बिल्कुल ऐसे बना के आप डाल सकते हैं. आप जब बात करते मेरे दिमाग में एग्जैक्टली आइडिया आ रहा था कि जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की उनको हम फोकस करके उसके ऊपर अगर हम वीडियोस बनाएं जो कि ना सिर्फ जी कॉन्सेप्चुअली बल्कि प्रैक्टिकली उनको गाइड करें कि किस तरह से वो उस मसले को सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर जी एवरीवन. तो इंशाल्लाह जो हमारी सीरीज है, क्योंकि एक वीडियो नहीं, इस तरह के मजीद भी सेशंस करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे.
अच्छा, लास्टली, क्योंकि ज़रा हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है आज के सेशन का, तो क्विकली अगर हम वो नीड्स वाली जो डॉक्यूमेंट थी इसको गो थ्रू कर लें, ताकि वो पार्ट भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा बन जाए। सो लेट मी क्विकली शेयर दैट डॉक्यूमेंट है। जी। सो आपने शुरू में, जब सेशन के शुरू में आपने बात की थी कि जैसे अगर इंसान की मुख्तलिफ नीड्स हैं और वो नीड्स जी अगर पूरी ना हुई भी हो तो ऑब्वियसली इसके फिर मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लोग मैनिपुलेट भी करते हैं, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे वो मार्केट फोर्सेज हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, या इवन रिलीजियस फिगर्स हों, या दूसरे लोग हों। और फिर वो क्योंकि नीड सही से अगर पता ही नहीं है, सही से हम पूरी नहीं करते, गलत तरीके से पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस वजह से और मसाइल और डिस्कम्फर्ट और इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं। तो आपने जी। ये कुछ नीड्स का जिक्र किया था जो आपने खुद शेयर की हैं, इमोशनल नीड्स और दीगर नीड्स का, तो मैं चाहूंगा क्विकली इनको गो थ्रू कर लें कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज नीड्स, और फिर इनको कैसे आइडेंटिफाई और फुलफिल करने के क्या तरीके हो अ, सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमें तफसीली वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत सारी हैं। ठीक है, सही है। बट हम उसको मे बी क्विकली देख सकते हैं थोड़ा बहुत। हम्म। अच्छा, एक मैं पॉइंट मेंशन कर दूं कि ये लिस्ट ना एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है। मुझे मतलब आई कीप डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। हम्म। मिसाल के तौर पे मैंने रियलाइज किया कि इंसान की खूबसूरती भी एक नीड है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो खूबसूरत हो, साफ सुथरा हो और खूबसूरत भी हो साथ में। ठीक है, तो एस्थेटिक्स। जो भी तो ब्यूटी को भी कहीं ना कहीं इसमें ऐड होना चाहिए। अगर कोई चीज खूबसूरत नहीं है और उसका ऑपोजिट है, बदसूरत है, तो वो आपको इरिटेट करती है, मिसाल के तौर पे। तो वो भी कहीं ऐड होना चाहिए। अच्छा, ये इमोशनल नीड्स कुछ है यहाँ पे। इनमें से कुछ ऐसी नीड्स हैं जो स्पेसिफिकली आर इम्पोर्टेंट, जो जब हम बहुत छोटे हैं, जब हम हम्म। 2-3 साल 4-5 साल की एज है हमारी, या 10-12 साल की भी अगर एज में है, तो इवेंचुअली दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे पहली वाली चीज टू बी नीड है टू बी हर्ड, सीन, अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड अनकंडीशनली। तो हम्म। बहुत छोटा बच्चा है जिसको भी सही गलत की सेंस नहीं है, तो दिस इज अ नीड दैट इज देयर इन अ चाइल्ड। फिर एक नीड है हमारी टू कंप्लीट इमोशनल साइकिल्स ऑफ एंगर, ग्रीफ एंड स्ट्रेस। हमने कुछ अभी डिस्कशन किया था कि सैडनेस, अगर आप गम की हालत में है तो आपकी बॉडी रिक्वायर्स सम टाइम टू प्रोसेस व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द एक्सटर्नल रियलिटी। तो अब इसके अंदर देयर आर सम डिटेल्स इन दिस सेंस। तो वो आपका आपकी बॉडी जो है इमोशनल साइकिल्स को पूरा करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसमें हार्मोनल चेंजेस भी हो रही होती हैं, बहुत सारा इंटरनल एक्टिविटी होती है इन दैट सेंस जब आप किसी सदमे में जाते हैं या स्ट्रेस में होते हैं। To feel our feelings, including the feeling that which oppose each other at the same time, इसमें थोड़ी सी तफसील में जाना पड़ेगा। ठीक है। To have a sense of identity, worth and sound self-image, I think this is quite self-explanatory. To belong to a group and community। अच्छा, मुझे कहीं भी रोक के ना, या आप मतलब मैं क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हमारा जी 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 जी। काफी हो गया है, तो कहीं पे अगर डिटेल की रिक्वायरमेंट हो ना, तो मुझे रोक के आप ठीक है। पूछ लीजिएगा। To belong to a group or a community, ये एक इंसान की बेसिक नीड है। Autonomy to act on intuition and creative impulse। इंट्यूशन आपकी अक्सर बता रही होती है कि यार ये सही है, ये गलत है, ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन हम खौफ में बैठे हुए होते हैं। क्रिएटिव आइडियाज इंसान को आ रहे होते हैं जिनका सही और गलत से ऐसे ताल्लुक नहीं होता, बट वो कुछ नया करने की आप में एक जुस्तजू होती है। इनर हार्मनी, बैलेंस ऑफ द ऑपोजिट्स, बीइंग एट पीस विद योरसेल्फ। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर ठीक है। पहले टेबल के कॉन्टेक्स्ट में। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो हम्म। नहीं होना चाहिए इंसान के। ठीक है, अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, आपके साथ ज्यादती होती है, देन सब्सिक्वेंटली आपको बुरा लगता है, आप फिर यू हैव दिस अर्ज टू टेक रिवेंज। मिसाल के तौर पे इसलिए कुरान जो है वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है कि इट इज अलाउड फॉर यू टू टेक रिवेंज, बट साथ में वो फिर आपको दूसरों को माफ करने की भी वो तरकीब वहां पे मिल रही होती है कुरान कुरान के अंदर। ठीक है। नीचे आ जाए। ठीक है, सही है। ये इमोशनल नीड्स हो गई। इसमें कोई अच्छा। आप फर्दर हाँ, डिस्कस मैं करें। चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है कि लेट्स से जो मेरी पहली वाली यहाँ पे नीड लिखी है एज अ चाइल्ड, जो आपने बताया ना, टू बी हर्ट, सीन, अंडरस्टूड, जी जी। एक्सेप्टेड, लेट्स से वो उस बच्चे की उस तरह से पूरी नहीं हुई, हाँ। तो अब वो क्या करे? अब तो ग्रोन अप एडल्ट, लेट्स से 40 साल का है, तो अब वो व्हाट कैन हाँ दैट जी। पर्सन डू? तो अब इसमें इसका तो शॉर्ट जवाब तो नहीं हो सकता। ठीक है, सही है। इसमें राइट। क्विकली क्विकली ये कह सकते हैं कि थेरेपी लेके कोई बंदा जाके। राइट राइट राइट, ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ पे जैसे शॉर्ट।
यहाँ पे इमोशनल नीड्स आपने लिखी हैं, स्पिरिचुअल नीड्स भी हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं और इंटेलेक्चुअल, 4 किस्म की जी आपने नीड्स लिखी हैं। तो हम इस तरह कर सकते हैं जी। कि इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन करके डिटेल में इन नीड्स को भी डिस्कस करें, और हाँ फिर अगर वो फुलफिल नहीं है तो फिर उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि तफसीली तौर पर वो हाँ। मौजूद कवर हो जाए। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल नीड्स पे आ जाए उनको भी देख लें क्विकली। ठीक है, बताएं। अच्छा, कोई स्पिरिचुअल नीड्स में जो है वो डिवाइन से ताल्लुक है आपका। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो एथिस्ट है ना वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं उसको। मुख्तलिफ एथिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट। रिचर्ड शॉर्ट्स की मैंने मिसाल दी अभी। फ्रॉइड को मैं कोट कर चुका हूँ, फ्रॉइड वाज अ कट्टर एथिस्ट, बट इसने एक्नॉलेज किया है। कार्ल जंग ने उसको एक्नॉलेज किया है। कार्ल जंग वाज नॉट एन एथिस्ट, लेकिन कार्ल जंग ने भी उसको एक्नॉलेज किया है। टू हैव अ सेंस ऑफ मोरालिटी एंड, मतलब आपकी ज़मीर जो है ना मुतमईन होना चाहिए। टू हैव अ लाइफ पर्पस एंड मीनिंग, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए आपका। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ योर एंटायर एग्जिस्टेंस। हम्म। ठीक है, इस तरह फिर जो मुख्तलिफ मुश्किल हालात और वाकयात आपके साथ पेश होते हैं ना, तो इवेंचुअली अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क नहीं है उनको समझने के लिए, तो फिर इवेंचुअली वो तकलीफ जो है अनबियरेबल हो जाती है इंसान के लिए। नीटशे की कोट है ना कि इफ यू हैव अ व्हाई टू लिव फॉर, यू कैन बियर एनी हाउ। हम्म। तो आपकी जिंदगी का मकसद भी आपको फैसिलिटेट करता है इवेंचुअली। मिसाल के तौर पे बीइंग अ मुस्लिम, हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें अल्लाह ताला हमें आजमा रहा होगा, मिसाल के तौर पर ये आजमाइश है हमारी हमारे लिए। तो हमने उसको एक कॉन्टेक्स्ट में फिट कर दिया उस एक्सपीरियंस। या फिर हमारे जो है वो गुनाह गुनाह से कम हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ही क्या कहते हैं, हमारे जो अमाल थे वो उसको बैलेंस आउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक बीइंग मुस्लिम भी है फ्रेमवर्क, और रिलीजियस आदमी के पास एक फ्रेमवर्क होता है जो एथिस्टों के पास टिपिकली एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज व्हाई देयर वाज दिस आर्टिकल कहीं पर हफिंगटन पोस्ट के ऊपर एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है एथियज्म इज अ सुसाइड प्रॉब्लम। सुसाइड रेट की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है एथियज्म। और उसकी शायद एक वजह, बुनियादी वजह ये भी है कि जब आपके साथ लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के अप्स एंड डाउन होते हैं, तो यू डोंट हैव अ फ्रेमवर्क टू एक्चुअली एक्सप्लेन यार व्हाई शुड आई गो थ्रू ऑल ऑफ दीस थिंग्स। हम्म। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस वाया इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द अनकॉन्शियस। अब इसका जो ताल्लुक है ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना उससे, जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, मैनेजर है आपका, वो ऑफन टाइम सप्रेस कर रहा होता है, वो सप्रेस कंटेंट अनकॉन्शियस में चला जाता है। ठीक है, तो वो अनकॉन्शियस का मतलब है कि देयर इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली भी एक प्रोसेस चल रहा था, उसकी तफसील में जाने का फिलहाल टाइम नहीं है। उसको फिर हम और मजीद डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं किसी टाइम पे। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बीइंग माइंडफुल, और फिर सीइंग द ट्रुथ, द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ थिंग्स। ये उस तरह की नीड्स हैं जस्ट लाइक के, मतलब वो आपको एक कड़वी गोली समटाइम पीनी पड़ती है ना, हम्म। आपको नहीं समझ आ रहा था कि यार मैं क्यों ऐसा करूं, बट दैट इज फंडामेंटली नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे अपनी सब्जेक्टिव साइड ऑफ नॉलेज नहीं कर रहे, तो आपका जो थ्रेट असेसमेंट है वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आपका ओवर रिएक्शन इज कमिंग फ्रॉम बिकॉज यू आर अनएबल टू एक्नॉलेज योर सब्जेक्टिव साइड। अब पाकिस्तान में जो लिटरली, मतलब जस्ट टू क्विकली गिव एन एग्जांपल, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है पाकिस्तान से, हम्म। मुझे नहीं लगता कि लोग सही से ऑब्जेक्टिवली असेस कर रहे हैं सिचुएशन। मतलब उनका क्या ताल्लुक है उस क्राइसिस के साथ, हाउ डू दे सी देमसेल्व्स विद दैट पर्टिकुलर क्राइसिस। वो क्राइसिस वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या उस लेवल पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता जिसपे वो परसीव कर रहे हैं। मास हिस्टेरिया अगर फैला हुआ है, तो शुड बी एक्नॉलेज दैट मास हिस्टेरिया, आंखें बंद करके उस भीड़ चाल को फॉलो करें, या वी शुड रादर स्टॉप एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो ये उस तरफ जाती है बात। फिर एक पॉइंट है टू हैव अ सेंस ऑफ रेवरेंस। इसमें रेवरेंस मीन्स के, तो जब भी आप मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी किसी भी, मतलब आप किसी बिल्कुल रिमोट एरिया में चले जाए जहाँ पे आपको आसमान बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए, पूरी मिल्की वे आपको नजर आ रही है रिमोट, किसी भी ऐसी रिमोट लोकेशन के ऊपर, तो वो जो इम्प्रेशन पड़ता है ना आपकी जात के ऊपर कि यार ये क्या है, वो तो आप बिल्कुल एक कैफियत में आपको बता रही होती है उस चीज को देख के। तो दैट इज कॉल्ड रेवरेंस। और आपकी ईगो ईगो की इन्फ्लेशन को क्योर करने के लिए दिस इज वन ऑफ द एंटीडोट फॉर दैट। और कुरान में भी जगह जगह अल्लाह ताला जो है वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप नेचुरल जो चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनको आप देखें और उन पे गौर करें। तो दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक एट द
creations which are significantly bigger than your own existence, at least physically. फिर क्लीनलीनेस, ये तहारत वाला वाला पॉइंट है यहाँ पे। फुलफिलिंग स्पिरिचुअल नीड्स, अच्छा ये नीड नहीं है, ये स्टेटमेंट थी यहाँ पे, वो नीड की फॉर्म में यहाँ पे आ गई है कि हम्म। ये फुलफिलिंग स्पिरिचुअल नीड्स कैन कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ इमोशनल नीड्स। तो ठीक अगर है। आपकी स्पिरिचुअल नीड्स पूरी हो रही हैं और आपको इमोशनल नीड्स का पता है, यू आर कॉन्शियसली अवेयर, ये मेरी इमोशनल नीड्स है, और बट वो पूरी नहीं हो पा रही, बट आप फोकस कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल नीड्स के ऊपर, तो कुछ ना कुछ आपके मामला जो है वो बेहतर तरीके से चल सकते हैं। ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ चीज़ें शायद ओवरलैपिंग भी हो। फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली बात है वो इंटेलेक्चुअल साइड पे भी कुछ हद तक आ सकती है ये, या कौन फ्रेम सी वाली? टू हैव अ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क वाली? हाँ हाँ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली जो बात है वो इंटेलेक्चुअल साइड पे, मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि इसको इंटेलेक्चुअल वाली में डाल दूं, हम्म। लेकिन मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका जो बिलीफ्स है ना उसका ताल्लुक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपकी क्या परसेप्शन है रियलिटी की, हम्म व्हाई दिस होल यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड। हम्म। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बिलीफ्स आपके आ जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, लॉजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू बिलीव। आखिरत का तस्वर जो है वो, क्योंकि वो रेवोल्यूशन के थ्रू आपको बता दिया गया, तो यू हैव टू बिलीव दैट। सही है, उसको आप एम्पेरिकली साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ठीक है। उसको स्पिरिचुअल में मेंशन कर दिया। ठीक है। फिर ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। आई थिंक दे आर जी। क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें कोई हाँ चीज़ जी। आप अगर ऐड करना चाहें तो बता सकते। इसमें आते हैं होम्योस्टेसिस को हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले, जी जी। और सेकंड लास्ट पॉइंट है होम्योस्टेसिस। राइट। बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी चीजें, ठीक बट है। इसमें ऑफ कोर्स डिटेल है, हर एक सही में है। बहुत सारी डिटेल है। ठीक है इंशाल्लाह फिर न्यूट्रिशन, डिटेल हम। हाइड्रेशन, वो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और लास्टली आपकी इंटेलेक्चुअल नीड्स वाला पार्ट है। हाँ जी, ये इसमें हमें क्यूरोसिटी होती है कि भी चीज़ों को हम समझें कि वो क्या है। फोर्स इसमें लाइफ का पर्पस भी आप ऐड कर सकते हैं कि उसमें भी इंसान के में क्यूरोसिटी की वाई डू एग्जिस्ट। फिर बहुत हम्म सारी और भी जिंदगी में मामला चल रहे होते हैं, तो यू हैव दिस सेंस ऑफ क्यूरोसिटी हम्म। कि व्हाट इज हैपनिंग। तो राइट। जितनी जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है उसके पीछे बेसिकली ये क्यूरोसिटी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड। ठीक है। सही है। सो आई थिंक हमारा इस पे एक नीड्स के वाले से एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन तो हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, इवन जो पिछली हमारा टेबल था उस पर भी। तो हम ये कर सकते हैं कि आने वाले सेशन में फिर उनको हम तफसील से डिस्कस कर आप ट्रैक सकें। करें। और ये कि जी। उसमें बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि एक एक, जैसे आपने कहा था कि इशू हम पिक कर लें और उसके ऊपर फिर हम लोगों को उस वाले से गाइड कर सकते हैं। तो अगेन जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे साथ टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा, और काफ़ी इंसाइट्स आपने शेयर की जो लोगों के लिए होपफुली फ़ायदेमंद होंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन भी इसका ज़रूर रहेगा, बल्कि सीरीज ऑफ हम इस तरह की वीडियोस करेंगे, तो आप सब ज़रूर देखिएगा ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एनी लास्ट वर्ड बिफोर वी डिपार्ट उमर साहब फॉर द ऑडियंस? नहीं, बस ईशा का टाइम हो गया है, लेट्स कंक्लूड दिस, ठीक है। ओके। और वो हम पर लेट्स कंटिन्यू, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी ठीक है। है, इश्यूज पे भी बात करेंगे और नीड्स पे भी सेपरेटली बात करेंगे ठीक है। ओके। इंशाल्लाह। परफेक्ट। ओके जी, तो थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम ओके, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।